अब आगे। युवाना ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जब सीढ़ियों से नीचे आ रही थी कि तभी अचानक से उसका सिर घूमने लगा। उसकी आंखों के सामने सब उसे दो दो दिखने लगा था। युवाना ने कसकर रेलिंग को पकड़ लिया। वो धीरे धीरे से वहीं पर बैठ गई। युवाना ने अपना सिर पकड़ लिया। वही अंश जो हॉल में आरव के साथ खेल रहा था, उसकी नजर जब युवाना पर गई तो वो घबरा गया और उसकी तरफ बाते हुए कहा, युवी क्या क्या तुम ठीक तो हो? अंश ने युवाना को झट से गोद में उठा लिया। मम्मा आप ठीक हो? आरव ने अपनी मम्मा की फिक्र करते हुए कहा। अंश ने युवाना को सोफे पर बिठा दिया और उसे पानी पिलाते हुए पूछा, क्या हुआ तुम्हें? तुम कुछ कमजोर सी लग रही हो, बुखार तो नहीं हुआ तुम्हें? कहकर अंश युवाना बॉडी टेम्परेचर चेक करने लगा, लेकिन सब नॉर्मल था। कुछ नहीं, बस नीचे आते वक्त सिर अचानक से चकराने लगा था। युवाना ने आरव को अपनी गोद में लेते हुए अंश से कहा। युवाना की बात सुनकर अंश ने युवाना को देखते हुए उसे डांटते हुए कहा, ऐसे कैसे सिर चकराने लगा? सुबह ही तुमने 4 पराठे खाए और फिर भी तुम्हें चक्कर आ रहे हैं, इसका मतलब कि तुम वर्कलोड कुछ ज्यादा ही ले रही हो। 1000 बार कहा है युवी तुम्हें कि इतना ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, तुम मेरी बात समझती क्यों नहीं? कहकर अंश ने युवाना को घूरा जो उसे घूर रही थी। 4 पराठे खाए? क्या ये आदमी वो कितना खाती है ये गिनता भी है? युवाना ने सोचा, और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये आजकल उस पर कुछ ज्यादा ही दादागिरी करने लगा है, इसकी ये हिम्मत। बेबी आप जरा यहाँ बैठो, मैं आपके डैडा की जरा खबर लेती हूँ। युवाना ने आरव को साइड में बिठाया और खड़ी होकर अंश को देखते हुए कहा, अंश डार्लिंग आज तक अभी मेरे दादू ने भी मुझे इतनी नहीं सुनाई जितनी तुम मुझे आजकल सुना रहे हो। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे पर कुछ ज्यादा ही फटफाने लगे हैं? अपने आखिरी शब्द कहते वक्त युवाना ने दांत पिस लिए। युवाना सूर्यवंशी को सिर्फ अपनी ऊंची आवाज सुनना पसंद है। युवी पति हूँ तुम्हारा, इतना तो हक है मेरा तुम पर समझी, और तुम चाहे मेरे पर को काट भी डालो तभी मैं तुम्हें अच्छे बुरे के लिए सुनाता रहूंगा। अंश ने आंखें छोटी कर घूरते हुए कहा। अंश का जवाब सुनकर युवाना की नाक फूल गई। ये उसका मासूम अंश बेबी नहीं रहा, ये अब उसे जवाब भी देने लगा है। युवाना ने अंश का कॉलर अचानक से पकड़ा और उसके चेहरे को अपने चेहरे के बेहद करीब कर दांत पीसते हुए कहा, घिरे से कहा, अंश डार्लिंग मेरे सामने हवा में उड़ना बंद कर दो समझे, वरना तुम जानते नहीं कि मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकती हूँ। कहते वक्त उसका हाथ अंश के लोअर पार्ट की ओर जा रहा था। वही आरव बेचारा सोफे पर बैठा युवाना के फोन में लगा पड़ा था। उसे फोन मिलने के बाद किसी से कोई लेना देना नहीं होता था, उसका सारा ध्यान फोन में था। इसलिए ही तो ठर की युवाना अंश के साथ जबरदस्ती पर उतर रही थी। अंश ने झट से युवाना का हाथ पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, इन 3-4 सालों में मैं इतना तो जान ही गया हूं कि गुस्सा आने पर मेरी शेरनी अपने शेर का भी शिकार करने से पीछे नहीं हटती। और रही बात हवा में उड़ने की, तो प्यार करता हूं तुमसे, तुम जान हो मेरी, इसलिए फिक्र भी होती है और उसी फिक्र में तुम पर चिल्लाता भी हूं। अंश ने देखा कि युवाना की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही हैं। अंशश युवाना के मुंह से अंश का नाम फूट पड़ा और वो अचानक से उसकी बाहों में झुल गई। युवी अंश ने युवाना को संभाला, उसे गालों को थपथपाते हुए उसे जगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन युवाना शायद बेहोश हो गई थी। डैडा मम्मा, आरव ने झट से फोन फेंक दिया और अंश के पैरों से लिपटकर युवाना को देखते हुए रोने लगा। जिसे देख अंश ने उसे प्यार से कहा, आरू बेबी रोते नहीं, मम्मा को नींद आया थी तो मम्मा सो गई है, चलो अब रोना बंद करो। अंश की बात सुनकर आरू ने रोना बंद किया, लेकिन वो सिसका जरूर रहा था। अंश ने युवाना को गोद में उठा लिया और युवाना को कमरे में लाकर बेड पर लेटा दिया। कुछ देर बाद एक बुजुर्ग लेडी डॉक्टर युवाना का चेकअप कर रही थी। उसने युवाना के पेट के थोड़ा नीचे हल्का हल्का दबा कर देखा तो उसके होठों पर एक स्माइल उभाई। उसने अंश की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अंश बेटा अब जल्दी से मुंह मिठा कर दो मेरा। वो अंश को देख सकती थी जिसकी गोद में आरू था और दोनों ही बाप बेटे घबराए हुए लग रहे थे युवाना की फिक्र में। वही डॉक्टर की बात सुनकर अंश ने कहा, डॉक्टर आंटी यहाँ मेरी युवी बेहोश है और आपको मिठाई खानी है। कहते वक्त वो हल्का गुस्से में लग रहा था। डॉक्टर ने जब अंश की बात सुनी तो गहरी सांस लेकर कहा, अंश राजपूत तुम बाप बनने वाले हो, युवाना प्रेग्नेंट है, इस लड़के को तो कुछ समझ में ही नहीं आता। वही अंश ने जब डॉक्टर की बात सुनी तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। वो बार बार मुस्कुरा रहा था, पर उसका मन तो चीखने का कर रहा था। वो चीख चीख कर सबको सुनाना चाहता था कि वो बाप बनने वाला है। उसके और युवाना के प्यार की निशानी इस दुनिया में आने वाली है। अंश ने जल्दी से मिठाई मंगवाई और डॉक्टर का मुंह मिठाकर ही उसे भेजा। आरू बेबी आपके साथ खेलने के लिए एक और छोटू बेबी आ रहा है, अंश ने आरव के मोटे मोटे गालों को चूमते हुए कहा। जिसे सुनकर आरू ने अपनी तोतली आवाज में कहा, सच्ची डैडा, लेकिन छोटू बेबी कब आएगा? आरू ने सवाल किया। बहुत जल्द, अंश ने कहा। उसने आरव को खेलने के लिए छोड़ दिया। आरव बाहर चला गया। उसके जाने के बाद अंश ने आंखों में आए हल्की नमी को साफ किया और युवाना के बगल में बैठ गया।
उसने युवाना के पेट पर हाथ फेरा, यह उसका अंश था, अंश का अंश। उसने युवाना के पेट को चूमा और फिर युवाना के माथे को। थैंक यू माई लव, मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए, अंश ने युवाना के सिर को सहलाते हुए प्यार से कहा। कुछ देर बाद युवाना को होश आया, उसने धीरे से अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि अंश उसके पास बैठा उसे ही देख रहा है। तुम मुझे क्या हुआ था? युवाना ने उठकर बैठते हुए धीरे से कहा। अंश ने युवाना को सहारा दिया और उसके साथ बैठ गया। उसने युवाना के पेट पर हाथ रखा और धीरे से कहा, यूवी वी आर गोइंग टू बी पेरेंट्स। उसने युवाना के चेहरे को देखा जिस पर एक मुस्कान थी। युवाना ने झट से अंश को गले लगा लिया। अंश ने युवाना के सिर को सहलाते हुए कुछ सोचकर अचानक से कहा, वैसे कल रात तो मैंने प्रोटेक्शन यूज किया था, तो आज इतनी जल्दी तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गई? अंश बात पर युवाना की आंखें छोटी हो गई। कमीने आदमी, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे कल रात हमारा फर्स्ट टाइम था। भूलो मत कि हम महीने के 6 दिन छोड़कर हर रोज सेक्स करते थे। युवाना ने अंश को देखते हुए गुस्से से कहा। और महीने के 6 दिन सेक्स इसलिए नहीं होता था क्योंकि उस टाइम युवाना के पीरियड होते थे, वरना तो हर रात कमरे का माहौल बाफी रंगीन होता था। ये इतना भी मासूम नहीं है जो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है, युवाना ने सोचा। वही युवाना को गुस्से में देखकर अंश की हंसी छूट गई। उसने युवाना को देखते हुए हंसते हुए कहा, मजा कर रहा था यूवी, कहकर अंश ने हंसते हुए युवाना को जोर का हक किया। थैंक यू सो मच यूवी, अंश ने अचानक से कहा, जिसे सुनकर युवाना ने अंश को असमंजस से देखा। थैंक यू सो मच मेरा हाथ थामने के लिए, मुझे अंधेरे से रोशनी में लाने के लिए, मुझसे प्यार करने के लिए, मुझसे शादी करने के लिए, मेरी जिंदगी को इतना हसीन बनने के लिए, और थैंक यू सो मच मेरे बच्चे की मां बनने के लिए, अंश ने इमोशनल होते हुए कहा। 1 महीने बाद सूर्यवंशी महल में युवाना जब सोकर उठी तो उसने देखा कि अंश उसके पैरों के पास बैठा टुकुर टुकुर उसे देख रहा था। यू उल्लू की तरह टुकुर टुकुर क्या देख रहे हो मुझे? युवाना ने अपनी अलसाए आवाज में उठते हुए कहा। जिसे देख अंश जल्दी से उठा और युवाना को सहारा देने लगा। युवाना ने हैरानी से उसे देखा। अंश ने युवाना की पीठ के पीछे एक पिलो लगा दिया। क्या बात है, आज सुबह सुबह तुम मुझ पर इतने मेहरबान क्यों हो? युवाना ने अंश की ओर देखते हुए कहा। जिसे देखकर अंश ने साइड में रखी ब्रेकफास्ट ट्रे युवाना के सामने रखी। युवाना ने जब ट्रे में रखे जाम और बॉयल एग को देखा तो उसे भारी भारी सा होने लगा। अंश हटाओ इसे मेरे सामने से, युवाना ने अपनी नाक सिकुड़ते हुए कहा। जिसे सुनकर अंश ने युवाना को घूरा और एक बॉयल एग उसकी तरफ बहाते हुए कहा, यूवी नखरे मत दिखाओ, मुझे पता है तुम्हें एग पसंद नहीं, पर मेरे बेबी को हेल्दी बनाने के लिए ये बहुत जरूरी है। मैंने गूगल पर पढ़ा है प्रेग्नेंट लेडी को हेल्दी फूड देना चाहिए और एग बहुत हेल्दी होता, तो अपने नखरे बंद करो और खाओ इसे। कह कर अंश ने युवाना को घूरते हुए उसके होठों के पास बाया, लेकिन उसकी तेज स्मेल जब युवाना की नाक में पड़ी, युवाना ने झट से अपने मुंह पर हाथ रख दिया और अंश के हाथ को दूर कर जल्दी से वॉशरूम की तरफ बद दौड़ गई। अंश बेचारा हाथ में अंडा लिए हैरानी से वॉशरूम की ओर देख रहा था। वो जल्दी से वॉशरूम में आया तो उसने देखा कि युवाना उल्टियां कर रही है। वो जल्दी से आगे बढ़ा और उसके बालों को समेटते हुए युवाना की पीठ को सहलाते हुए घबराए आवाज में कहा, क्या हुआ, तुम इतनी सुबह सुबह उल्टियां क्यों कर रही हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी यूवी? वो देख सकता था कि युवाना सिर्फ पानी जैसी उल्टियां कर रही है। उसका गोरा गोरा सा चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया है। युवाना ने अपने चेहरे को पानी से साफ किया और पलटकर अंश को देखा। वो अंश के सीने से लग गई। क्या हुआ यूवी? अंश ने कमजोर युवाना की सिर को सहलाते हुए प्यार से कहा। उसकी बात सुनकर युवाना ने गुस्से से अंश के सीने पर दांत गड़ा दिए। आहे, पागल हो गई हो क्या? काटा क्यों? वो भी इतनी जोर से अंश युवाना को दूर किया और अपने सीने पर युवाना के दांतों के गहरे निशान को देखते हुए कहा था ना कि ट्रे को हटाओ मेरे सामने से, लेकिन तुम्हें तो सिर्फ अपनी मनमानी करनी होती है। जब से पता चला है कि मैं प्रेग्नेंट हूं तब सुबह सुबह कुछ उटपटांग बनाकर मेरे सामने प्रकट हो जाते हो, और पता नहीं मुझे ये रोज रोज उल्टियां क्यों हो रही हैं। आहे, युवाना ने फ्रस्ट्रेट होकर कहा। उसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो अंश को अच्छे से सबक सिखा सके, इसलिए युवाना ने गुस्से में अंश को जोर से काटा, और जब से अंश को पता चला है कि बाप बनने वाला है तब से वो युवाना की कुछ ज्यादा ही केयर करने लगा। अंश ने युवाना को देखा जो गुस्से में थी। इस हालत में गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता यूवी, अंश ने युवाना को देखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर युवाना ने बहुत बुरी तरह से अंश को घूरा और चीखते हुए कहा, बाहर निकलो यहाँ से। युवाना का गुस्सा देख अंश वॉशरूम से ऐसे भागा जैसे मानो उसके पीछे कोई पागल कुत्ता पड़ा हो। युवाना ने अंश के जाने के बाद जोर से दरवाजा बंद किया और शावर के नीचे खड़ी हो गई। उसके मूड स्विंग्स शुरू हो गए थे, लेकिन इस बात का अंदाजा दोनों को नहीं था, क्योंकि अंश को तो ज्यादा कुछ पता नहीं था। वो बचपन से व्हीलचेयर पर जो था, और एक युवाना जिससे ये औरतों वाले चोचले को बारे में ज्यादा पता नहीं था।
शावर के ठंडे पानी के कारण युवाना का गुस्सा शांत हुआ। कुछ देर बाद जब वो बाथरोब पहन बाहर आई तो उसने देखा कि अंश बेड ठीक कर रहा था, जिसे देख युवाना को रियलाइज हुआ कि कुछ देर पहले वो अंश पर चिल्लाई थी। ये सोचकर युवाना की आंखों में से गंगा जमुना बहने लगी। अंश जो बेड ठीक कर रहा था, उसके कानों में सिसकने की आवाज पड़ी। उसने सिर घुमाकर देखा तो हैरान रह गया। वो जल्दी से आगे बढ़ा और युवाना को अपने सीने से लगाते हुए कहा, युवी क्या हुआ तुम्हें, तुम रो क्यों रही हो, दर्द हो रहा है तुम्हें? हम उसने युवाना की पीठ को सहलाया। अंश अंश डार्लिंग मैं कितनी बुरी बीवी हूँ। युवाना ने अंश के सीने पर सिर रख बच्चों की तरह रोते हुए कहा। अंश युवाना की बात सुनकर हैरान रह गया, पर बेचारा युवाना को पहली बार ऐसे बच्चों की तरह रोते देख हंस भी रहा था। वो अपनी मंद मंद हंसी कंट्रोल कर रहा था। क्या हुआ युवी, तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो, अंश ने सवाल किया, जिसे सुनकर युवाना का रोना और तेज हो गया। वो गला फाड़कर रोने लगी। अंश डार्लिंग तुम कितने अच्छे पति हो, मैंने अभी तुम्हें कितनी जोर से काटा और डांटा लेकिन फिर भी तुम्हें बुरा नहीं लगा। भगवान तुम्हारे जैसा पति किसी को ना दे। मूड स्विंग में भी युवाना मैडम का अंश के लिए पॉजिटिवनेस कम नहीं हो रहा था। कहा, लोग तुम्हारे जैसा सभी को देने की दुआ करते हैं और यहाँ युवाना अंश जैसा पति किसी को ना दे देने की दुआ कर रही है। गजब की है युवाना सूर्यवंशी। वही अंश को जब युवाना के रोने के पीछे का कारण पता चला तो उसकी हंस छूट गई। अब उससे और कंट्रोल नहीं हो रहा था। वो युवाना ने दूर हुआ और जोर जोर से हंसने लगा। युवाना ने अपनी बड़ी बड़ी नम आंखों से गिली नाक के साथ अंश को घूरा तो अंश की हंसी ही रख गई। वो आगे बढ़ा और युवाना को झट से सीने से लगा लिया। ओ युवी तुम आजकल बच्चों जैसी हरकतें करने लगी हो, कहकर अंश ने युवाना के माथे को चुमा। अंश डार्लिंग तुम मुझसे नाजार तो नहीं होना, युवाना ने पाउट करते हुए कहा, जिसे देख अंश ने युवाना की नाक खींचते हुए कहा नहीं, जिसे सुनकर युवाना ने अंश के होठों को चुमा। अंश भी युवाना का साथ देने लगा। इस एक महीने में दोनों की सेक्स की आदत जरा जरा छूट रही थी, क्योंकि अंश ही बेबी के कारण सेक्स को अवॉइड करता था। वही अंश ने किस करते वक्त महसूस किया कि युवाना उसका हाथ अपनी ब्रेस्ट कर रख प्रेस करने की कोशिश कर रही है तो उसने झट से युवाना को दूर किया। युवाना फिर से अपने असली रूप में आ गई। उसने खा जाने वाली नजरों से अंश बाबू को घूरा। उसे एक जबरदस्त सेक्स की जरूरत थी, जो आजकल उसे ठीक से मिल नहीं रहा था। युवी अब 9 महीने तब नो सेक्स समझी तो अपने ये अश्लील जज्बातों को काबू में रखो, अंश ने युवाना को आंखें छोटी कर घूरते हुए कहा। ये औरत सेक्स के लिए दर्द को भी सह लेगी और उसे बताएगी भी नहीं। अंश ये सोचकर ही युवाना की हसरतों को पूरा नहीं कर रहा था। युवाना ने अंश की बात सुन तो वो धीरे धीरे उसकी तरफ अपने होठों को काटते हुए बने लगी। वो अपना बाथरोब भी निकाल रही थी। अंश दीवार से एकदम से चिपक गया। अचानक से अंश ने अपना गला गिला किया, क्योंकि युवाना उसके सामने नेक खड़ी थी। युवाना एकदम से बेताबी से अंश से चिपक गई, क्योंकि अंश ही बेबी के कारण सेक्स को अवॉइड करता था। वही अंश ने किस करते वक्त महसूस किया कि युवाना उसका हाथ अपनी ब्रेस्ट कर रख प्रेस करने की कोशिश कर रही है तो उसने झट से युवाना को दूर किया। युवाना फिर से अपने असली रूप में आ गई। उसने खा जाने वाली नजरों से अंश बाबू को घूरा। उसे एक जबरदस्त सेक्स की जरूरत थी, जो आजकल उसे ठीक से मिल नहीं रहा था। युवी अब 9 महीने तब नो सेक्स समझी तो अपने ये अश्लील जज्बातों को काबू में रखो, अंश ने युवाना को आंखें छोटी कर घूरते हुए कहा। ये औरत सेक्स के लिए दर्द को भी सह लेगी और उसे बताएगी भी नहीं। अंश ये सोचकर ही युवाना की हसरतों को पूरा नहीं कर रहा था। युवाना ने अंश की बात सुन तो वो धीरे धीरे उसकी तरफ अपने होठों को काटते हुए बने लगी। वो अपना बाथरोब भी निकाल रही थी। अंश दीवार से एकदम से चिपक गया। अचानक से अंश ने अपना गला गिला किया, क्योंकि युवाना उसके सामने नेक खड़ी थी। युवाना एकदम से बेताबी से अंश से चिपक गई। अब आगे अंश दीवार से चिपक गया था और युवाना उससे युवाना नेक्ड थी। उसका हर एक अंग अंश को अच्छी तरह से महसूस हो रहा था। अंश युवाना को ऐसे बिना कपड़ों के देख बार बार अपना गला गिला कर रहा था। जाहिर सी बात थी, वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें देख युवाना के होठों पर इविल स्माइल उभर आए। युवाना ने अंश की गर्दन में चेहरा धकेल दिया और उसकी गर्दन को चूमते हुए धीरे से सेक्सुअल वाइज में कहा, अंश डार्लिंग तुम्हारे पसीने क्यों छूट रहे हैं। वो अंश की गर्दन पर गहरा चुंबन देख रही थी। थर की युवाना अंश को बार बार ये महसूस करा रही थी कि वो उसके सामने नेक्ड है। अंश जब युवाना की बात सुनी तो वो हड़बड़ा गया। अंश ने हड़बड़ी में युवाना को दूर करने के लिए उसके सीने पर अपने दोनों हाथ रखे। फक युवाना ने अपने निचले होठ को झट से दांतों तले दबाते हुए कहा। अंश ठंडे हाथ अपनी खुली ब्रेस्ट पर महसूस कर करा उठी। वही अंश ने झट से अपने हाथ हटा लिए।
ये सब बेबी के लिए ठीक नहीं है, अंश ने अपना कंट्रोल बनाते हुए इधर उधर देखते हुए हकलाते हुए कहा। उसके गाल जलने लगे थे। युवाना ने जब अंश की बात सुनी तो उसने गहरी सांसें लेते हुए अंश के हाथ पकड़ा और मदहोशी से भरी आवाज में घिरे से कहा, अंश डार्लिंग बेबी यही सब कर ही तो आया है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन सब से अचानक से अंश का हाथ अपनी किटी पर रखते हुए बेताबी से, देखो ना इसे, ये चिक चिक कर कह रही है फक मी बैडली। युवाना अंश के हाथ को अपने लोअर पार्ट पर सहला रही थी और आहें भर रही थी। वही अपना हाथ युवाना किटी पर महसूस कर अंश के जबड़े कस गए। युवाना की किटी गिली थी। फक, अंश ने महसूस किया कि उसके लोअर पार्ट में हलचल हो रही है। नो, वो अपना कंट्रोल लूज नहीं कर सकता वरना उसके बेबी को प्रॉब्लम हो जाएगी, अंश ने सोचा। उसने युवाना को देखा जो सेक्स के लिए मरी जा रही थी। युवाना के जज्बात उसके हर भाव बता रहे थे, जिसे देख अंश का मन कर रहा था कि वो युवाना को बेड पर पटके और उसकी वो मिरर पोजीशन में उसे प्यार करे। लेकिन बेबी, अंश ने अपना हाथ पीछे खींचना चाहा लेकिन युवाना ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। अंश डार्लिंग मेरे अंदर आकर सेक्स मत करो, लेकिन ऐसी ही मुझे सेटिस्फाइड करो प्लीज, युवाना ने आहें भरते हुए रिक्वेस्ट की। यार ये औरत सेक्स के लिए इतना क्यों मरी जा रही है, अंश ने सोचा। लेकिन उसने देखा कि युवाना की फीलिंग वो मार रहा है, इसलिए उसने युवाना की किटी को सहलाया। आहें, युवाना खुशी से मुस्कुरा उठी। उसने कसकर अंश के कंधे को पकड़ा और धीरे से कहा, फास्ट अंश। अंश ने युवाना की बात मानी। उसने झट से उसे गोद में उठा लिया और बेड पर इस बार पटकने की बजाय आराम से लिटा दिया। लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। यार ये उसकी बीवी भी ना, युवाना ने आहें भरते हुए झट से अपने पैर फैला दिए, जिसे देख अंश को ही शर्म आ रही थी। लेकिन युवाना के जज्बात को मद्देनजर रखते हुए अंश ने झुककर अपने होठ युवाना की किटी पर रख दिए। आहें, युवाना की कमर 1 इंच ऊपर उठ गई। वो अंश का सिर वहां दबा रही थी। अंश के हाथ ऊपर जाकर उसकी ब्रेस्ट को प्रेस कर रहे थे। अंश का कंट्रोल लूज होता हुआ महसूस हो रहा था। वो अपना जूस युवाना के रस के साथ मिलाना चाहता था। वो युवाना के साथ जेंटल रहेगा, अंश ने सोचा और युवाना से दूर होकर अपने कपड़े उतारने लगा। युवाना अंश को देख रही थी। अंश नेक्ट उसके सामने खड़ा था। धीरे से युवाना के ऊपर आया और उसके माथे को चूमते हुए कहा, सिर्फ 1 घंटा, उसके बाद हमें तुम्हारे मंथली चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाना है। उसने युवाना की आंखें में देखा। हॉस्पिटल गया भाड़ में, पहले मेरे अंदर आओ तुम, युवाना ने गुस्से से कहा और अंश के लोअर पार्ट को पकड़ उसे अपने अंदर एंटर कर लिया। आहें, वो एक मीठे दर्द से कराह थी। अंश ने ना में सिर हिला दिया और अपनी कमर हिलाने लगा। युवाना के नाखून अंश के कंधे पर धंस रहे थे। अंश उसे एक अलग ही प्लेजर दे रहा था। वो वाइल्ड नहीं था, आराम से कर रहा था ताकि युवाना और उसके बेबी को तकलीफ ना हो। युवाना चाहती थी कि अंश पहले की तरह वाइल्ड हो और अलग अलग पोजीशन में सेक्स करे, लेकिन फिर भी वो ये एंजॉय भी कर रही थी। जब भी दर्द हो तो बता देना युवी, अंश ने युवाना को देखते हुए अपनी कमर हिलाते हुए कहा। पर हमारी युवाना तो इतनी खो गई थी कि अंश की बात उसे मानो सुनाई ही नहीं दी। कुछ देर बाद युवाना एक चादर में नेक लिपटी सो रही थी और अंश उसे घूर घूर कर देख रहा था। सेक्स के बाद उसने युवाना को फिर से शावर लेने को बोला, लेकिन ये औरत आराम से घोड़े बेचकर सो रही है। और तो और आज उन्हें हॉस्पिटल भी जाना है। युवाना को आज डॉक्टर ने चेकअप के लिए बुलाया था। अंश ने एक गहरी सांस ली और युवाना के माथे को चूमकर नेक्स्ट वॉशरूम में शावर लेने के लिए चला गया। हॉस्पिटल में युवाना हॉस्पिटल बेड पर लेटी हुई थी और डॉक्टर उसके पेट पर जेल लगा रहे थे। अंश आरव को गोद में लिए बेताबी से सामने लगी स्क्रीन पर नजरे गाए था। डॉक्टर ने जेल लगाने के बाद एक मशीन लेकर युवाना के पेट पर फिराते हुए स्क्रीन पर देखने लगी और अगले ही पल उसने मुस्कुराते हुए कहा, यो बेबीज। उसने स्क्रीन पर तरफ इशारा किया जहां पर 2 मटर के दाने जितने बेबीज दिख रहे थे। अंश ने झट से युवाना का हाथ पकड़ा और एक्साइटेड होकर स्क्रीन की तरफ देखने लगा। युवाना अंश की एक्साइटमेंट देख मुस्कुरा रही थी, लेकिन तभी दोनों ने डॉक्टर की कही बात पर गौर किया। बेबीज, दोनों ने हैरानी से आंखें बड़ी कर कहा। डॉक्टर ने युवाना और अंश की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मिसेज राजपूत, आप ट्विंस के साथ प्रेग्नेंट हैं। कहकर उसने अंश की तरफ देखा जो हैरानी था। अंश बाबू ने एक बॉल में 2 रन बना दिए थे। धीरे धीरे अंश की हैरानी खुशी में बदल गई। उसने खुशी से अपनी गोद में मौजूद आरव के मोटे मोटे गालों को चूमते हुए कहा, आरू बेबी, अब आपके साथ खेलने के लिए 2 बेबी आ रहे हैं, वो भी एक साथ। अंश बाबू तो हवा में उड़ने लगे थे। डॉक्टर तो अंश की खुशी देख मुस्कुरा रही थी। वहीं दूसरी तरफ बेड पर लेटी युवाना के कान में डॉक्टर के शब्द गूंज रहे थे, मिसेज राजपूत, आप ट्विंस के साथ प्रेग्नेंट हैं। ये शब्द सुनकर ही युवाना को मानो सदमा लगा हो। वो 3 बच्चों को कैसे संभालेगी? उसका फिगर 2 बच्चे साथ में पैदा कर कैसा होगा? और उसका बिजनेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 बच्चों को पेट में लेकर वो सेक्स कैसे करेगी?
ऐसे उटपटांग सवाल युवाना के दिमाग में घर बन रहे थे। उसने सोचा था कि आरव है तो वो अब खुद का बेबी नहीं करेगी, लेकिन अंश को तो बेटी चाहिए थी। इसलिए इस बार उसने कंसीव करने का सोचा और उसके बाद उसे कोई बेबी नहीं चाहिए था। अगर चाहिए भी था तो कुछ सालों बाद वो देख लेती, लेकिन अंश बाबू तो मौके पर चौका मार गए। युवाना ने घुरकर अंश को देखा जो खुशी में पागल हो गया था। लेकिन उसकी खुशी देख युवाना के होठों के कोने मुड़ गए। इस आदमी की खुशी के लिए तो मैं पूरी क्रिकेट टीम बनाने के लिए तैयार है, युवाना ने सोचा। कुछ देर बाद दोनों डॉक्टर के सामने बैठे हुए थे। मिसेज राजपूत, अभी सारे चेकअप के बाद रिपोर्ट के मुताबिक आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है, लेकिन आप ट्विंस बेबीज के साथ प्रेग्नेंट हैं तो आगे चलकर आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आई सजेस्ट यू कि आप मॉर्निंग वॉक करें और हेल्दी फूड ले और ज़्यादा से ज़्यादा नारियल पानी पिए। योगा, प्राणायाम, ऐसी चीज़ों से आपको आगे डिलीवरी के वक्त आसानी होगी, डॉक्टर ने युवाना की रिपोर्ट पते हुए कहा। वही डॉक्टर की बात युवाना से ज़्यादा अंश ध्यान से सुन रहा था और आरव उसकी गोद में बैठा टुकुर टुकुर देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ युवाना के दिमाग में एक सवाल उछलकूद कर रहा था। उसने आरव को देखा और उसे प्यार से कहा, आरू बेबी, आप बाहर अपनी नैनी के पास जाकर खेलो, मम्मा डैडा जल्दी आएंगे। ओके। अंश ने युवाना को देखा। वही अपनी मम्मा की बात सुनकर आरव ने अच्छे बच्चे की तरफ कहा, ओके मम्मा कहकर आरव नन्हे नन्हे पैरों से दौड़ता हुआ बाहर चला गया। उसके जाके बाद युवाना ने ना आव देखा ना ताव और सीधे अपना सवाल डॉक्टर के सामने रखा, क्या हम दोनों इस बीच सेक्स कर सकते हैं? कहते वक्त युवाना के चेहरे पर सवाल का जवाब हाँ हो, सिर्फ यही सुनने की बेताबी थी। वहीं दूसरी तरफ बाहर आरव अच्छे बच्चे की तरफ अपनी नैनी के पास आया तो उसने देखा कि उसकी नैनी उसी से फोन पर बात कर रही है, जिसे देख वो अच्छे बच्चे की तरह वहां बेंच पर बैठ गया और अपने नन्हे नन्हे पैरों हिलाने लगा। इस बात से अनजान की दो जुड़ी गहरी आंखें उसे देख रही है, उस दो जुड़ी आंखों वाली औरत जिसने अपना मुंह छुपा रखा था। उसने पिलर के पीछे छिपकर घिरे से आरव को देखते हुए उसे घिरे से आवाज लगाए। आवाज सुनकर आरव ने इधर उधर देखा, तभी नजर उस औरत पर गई जो उसे बुला रही थी, जिसे देख आरव ने जल्दी जल्दी से नामे सिर हिला दिया। उसे उसके मम्मा डैडा ने बताया था कि कोई अनजान तुम्हें बुलाए तो नहीं जा चाहिए, वो एक मॉन्स्टर होता है। आरव को अपनी तरफ ना आते देख उस औरत ने उसे एक चॉकलेट दिखाए और अपने पास बुलाया, लेकिन आरू फिर भी नहीं गया। उस औरत के माथे पर गुस्से की लकीरें उभर आए। आलू आपके पास नहीं आएगा, आलू को मम्मा डैडा स्ट्रेंजर से दूर रहने को कहा है, आरव ने अपनी तोतली आवाज में कहा और उस औरत को जीभ दिखाकर चिढ़ाने लगा, जिसे देख उस औरत की मुट्ठी कस गई। वो जैसी ही आरू की तरफ बने के लिए आगे कदम रखी, तभी आरव की नैनी आए और उसने आरव को गोद में उठा लिया। वही अंश तो हैरानी से युवाना को देख रहा था। ट्विंस बेबी की खुशी से ज्यादा इस औरत को सेक्स की पड़ी है। अंश ने युवाना को देखते हुए सोचा, वैसे तो प्रेगनेंसी में हार्मोन्स के कारण मूड स्विंग औरतों में ज्यादा होते हैं और सेक्स की चाह भी इस बीच ज्यादा बढ़ती है, और युवाना की सेक्स की भूख तो प्रेगनेंसी के पहले से है और अब तो प्रेग्नेंट है, तो जाहिर सी बात थी युवाना को अभी सेक्स बहुत जोर से करने का मन करेगा, तो कभी सेक्स के नाम पर उसे उल्टी आएगी। मिसेज राजपूत, आप प्रेगनेंसी के 3 महीनों तक सेक्स कर सकते हैं। अंश की तरफ देख, लेकिन आप थोड़ा ध्यान रखें कि आप अपने पार्टनर के साथ बहुत जेंटल रहे और ज्यादा वाइल्ड ना हो, डॉक्टर ने दोनों की तरफ देख मुस्कुराकर उन्हें समझाया। अंश के गाल डॉक्टर के सामने ऐसी अश्लील बातें सुन लाल हो गए थे। वो शर्मा रहा था, जिसे देख युवाना ने नाक सिकुड़ते हुए कहा, और 3 महीने बाद? क्या 3 महीने बाद हम सेक्स नहीं कर सकते? कहते वक्त युवाना के चेहरे पर दर्द दिख रहा था, सेक्स न मिलने का दर्द। अंश ने युवाना की बात सुनकर उसके हाथ को पकड़ा, जैसे कह रहा हो, मेरी माँ प्लीज चुप हो जा, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। लेकिन वही इस बार डॉक्टर के चेहरे की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। गायनेकोलॉजिस्ट के हिसाब से आदत थी इन सब सवालों की, लेकिन सिर्फ एक विषय से रिलेटेड सवाल। डॉक्टर ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए अंश को देखा, जिसे देख अंश झट से खड़ा हुआ और युवाना झट से गोद में उठाते हुए कहा, अपने उड़पटांग सवाल घर जाकर मुझसे पूछ लेना, अब चलो यहाँ से, समझी। कहकर वो एक नज़र डॉक्टर को देख युवाना को लेकर बाहर आ गया। उनके जाने के बाद डॉक्टर ने सुकून की सांस ली। अंश डार्लिंग, आजकल तुम मुझ पर बहुत हुकुम झाने लगे हो, समझे। मैं डॉक्टर सिर्फ एक ही सवाल किया था और तुम कमीने आदमी मुझे बाहर उठाकर लेकर आए, तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझे छूने की? युवाना ने अंश की गोद में उसे घूरते हुए कहा। वही युवाना के आखिरी शब्द सुन अंश ने हंसते हुए कहा, हिम्मत, मेरे 3 बच्चों की माँ हो तुम, जाहिर सी बात है तुम्हें तो छूंगा ही, और वैसे मेरी छुवन के 2 रिजल्ट तुम्हारे पेट में कसकर। अंश ने युवाना को देखा, जो उसे खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। मैं सही नाम से पुकारती हूँ तुम्हें कमीने, और साथ में तुम्हारे स्पर्म भी कमीने हैं, युवाना दांत पीसते हुए कहा और अंश से अपना मुंह मोड़ लिया। उन दोनों की क्यूट नोकझोंक चल रही थी। अंश युवाना की बात सुनकर हंस रहा था और कोई और उन दोनों की खुशी को देखते हुए गुस्से से कांप रहा था।
अंश और युवाना आरव के पास आए। युवाना जैसे ही आरव को गोद में उठाने वाली थी कि तभी अंश उसे घूरकर कहा, प्रेगनेंसी में भारी चीजें नहीं उठाया करते समझी, कहकर उसने आरव को अपनी गोद में उठा लिया। अंश की तरक्ते आजकल टीवी सीरियल वाली केयरिंग सास जैसी हो गई थी। वही युवाना ने अंश को देखते हुए अपनी नाक सिकुड़ ली। वो आरव की शर्ट ठीक करने लगी, तभी आरव ने बड़ी बड़ी आंखें कर कहा, मम्मा डैडा, अभी कुछ देर पहले आलू को एक स्ट्रेंजर आंटी चॉकलेट देकर बुला रही थी लेकिन आलू नहीं गया। आरू ने ऐसे कहा मानो उसने जैसे कोई बहुत बड़ा काम किया हो। वही अंश ने उसके गालों को चूमते हुए कहा, मेरा होशियार बेटा। अंश आरव को प्यार करने लगा, लेकिन आरव की बात युवाना के कानों में गूंज रही थी। आंटी, युवाना बुदबुदाई। वही युवाना के आखिरी शब्द सुन अंश ने हंसते हुए कहा, हिम्मत, मेरे 3 बच्चों की माँ हो तुम, जाहिर सी बात है तुम्हें तो छूंगा ही, और वैसे मेरी छुवन के 2 रिजल्ट तुम्हारे पेट में कसकर। अंश ने युवाना को देखा, जो उसे खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। मैं सही नाम से पुकारती हूँ तुम्हें कमीने, और साथ में तुम्हारे स्पर्म भी कमीने हैं, युवाना दांत पीसते हुए कहा, और अंश से अपना मुंह मोड़ लिया। उन दोनों की क्यूट नोकझोंक चल रही थी। अंश युवाना की बात सुनकर हंस रहा था, और कोई और उन दोनों की खुशी को देखते हुए गुस्से से कांप रहा था। अंश और युवाना आरव के पास आए। युवाना जैसे ही आरव को गोद में उठाने वाली थी कि तभी अंश उसे घूरकर कहा, प्रेगनेंसी में भारी चीजें नहीं उठाया करते समझी, कहकर उसने आरव को अपनी गोद में उठा लिया। अंश की तरक्ते आजकल टीवी सीरियल वाली केयरिंग सास जैसी हो गई थी। वही युवाना ने अंश को देखते हुए अपनी नाक सिकुड़ ली। वो आरव की शर्ट ठीक करने लगी, तभी आरव ने बड़ी बड़ी आंखें कर कहा, मम्मा डैडा, अभी कुछ देर पहले आलू को एक स्ट्रेंजर आंटी चॉकलेट देकर बुला रही थी लेकिन आलू नहीं गया। आरू ने ऐसे कहा मानो उसने जैसे कोई बहुत बड़ा काम किया हो। वही अंश ने उसके गालों को चूमते हुए कहा, मेरा होशियार बेटा। अंश आरव को प्यार करने लगा, लेकिन आरव की बात युवाना के कानों में गूंज रही थी। आंटी, युवाना बुदबुदाई। अब आगे। रात का वक्त। युवाना अपने कमरे की बालकनी में खड़ी होकर किसी से फोन पर बात कर रही थी। मुझे आज की हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज चाहिए, और ध्यान रहे कोई भी फुटेज मिसिंग ना हो, युवाना ने अपनी सख्त आवाज में फोन पर दूसरी तरफ अपने एक आदमी से कहा। मुझे 1 घंटे का वक्त दीजिए मैम, मैं सारी फुटेज की वीडियो लेकर आपके फोन पर सेंड कर दूंगा, दूसरी तरफ से एक शख्स ने कहा। उसकी बात सुनकर युवाना ने सिर्फ हम कहकर फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। युवाना ने अपने पेट पर हाथ रखा और उसे सहलाते हुए धीरे से कर्कश आवाज में कहा, आपकी मम्मा आप दोनों को अभी कुछ नहीं होने देगी, हमेशा आपकी हिफाजत करेगी, प्रोमिस। तभी अचानक से युवाना को अपनी कमर पर जानी पहचानी चुभन महसूस हुई। अकेले अकेले मेरे बच्चों को कौन सी पट्टी पढ़ा रही हो? अंश ने युवाना को पीछे से बाहों में भर के कंधे पर अपनी थुड़ी रख धीरे से उसके पेट को सहलाते हुए प्यार से कहा। दोनों एक प्यारे कपल की तरह लग रहे थे। वही युवाना ने जब अंश की बात सुनी तो उसके सीने पर सिर रखकर कहा, आरू बेबी ने खाना खाया? उसकी बात सुनकर अंश ने कहा, हम खाना भी खाया और सो भी गया है, अब चलो तुम भी जल्दी से खाना खाकर सो जाओ, मेरे बच्चे थक गए होंगे, कहकर उसने युवाना के कंधे को चुमा। वही अंश के मुंह से बार बार मेरे बच्चे सुनकर युवाना की आंखें छोटी हो गई। मेरे बच्चे ये क्या लगा रखा है तुमने? हाँ, क्या तुम पैदा करने वाले हो इन्हें, या फिर अपने थोड़े स्पर्म मेरे अंदर डालने से तुम खुद को अकेले इनका माँ बाप समझने लगे? युवाना ने अंश की तरफ मुड़ से घूरते हुए दांत पीसकर कहा। उसकी बात सुनकर अंश सकपका गया, क्योंकि बात हो सही है युवाना की, लेकिन उसने युवाना की आखिरी शब्द पर गौर कर चिढ़ते हुए कहा, यार युवी, तुम बार बार मेरे स्पर्म पर ही क्यों उंगली उठाती हो? अब उनकी क्या गहली है इन सब में जो तुम बार बार उन्हें बीच में घसीटती हो? कहकर उसने अपनी नाक फुलाकर युवाना को घूरा, जिसे देखकर युवाना ने अंश को उंगली दिखाते हुए कहा, क्योंकि तुम्हारे स्पर्म कमीने हैं इसलिए तो मैं ट्विंस बेबी साथ प्रेग्नेंट हूं, और अब मेरी एक बात कान खोलकर सुन लेना, अगर इसके बाद तुमने मुझसे किसी बच्चे की उम्मीद रखी तो मैं तुम्हारी नसबंदी कर दूंगी, समझे? अंश डार्लिंग। युवाना ने अंश डार्लिंग पर जोर दिया। युवाना को हापा होते देख अंश ने अपने घुटने टेकते हुए कहा, अच्छा बाबा, मैं हारा तुम जीती, अब चलो हमारे बच्चों को भूख लगी होगी, कहकर युवाना को गोद में उठाने के लिए नीचे झुका, जिसे देख युवाना झट से 2 कदम पीछे हटी और उसने चीरते हुए कहा, ये क्या कर रहे हो तुम? मैं चल सकती हूँ, तुम्हें मुझे बार बार गोद में उठाने की जरूरत है? अंश डार्लिंग। युवाना ने अपनी बात अब छोड़ा प्यार से कही, लेकिन अंश ने युवाना की बात सुनी और झट से उसे गोद में उठाते हुए कहा, इस हालत में ज्यादा चलना फिरना नहीं चाहिए, समझी तुम? कहकर अंश युवाना को नीचे ले जाने लगा। युवाना उसकी बात सुनकर धीरे से सेक्सुअल वे में अपनी उंगली अंश के सीने पर फिराते हुए सेक्सी अंदाज में गुर्राते हुए कहा, अंश डार्लिंग, अगर तुम मेरी ऐसी ही केयर करते रहे ना तो मैं तुम्हें कच्चा खा जाऊंगी। उसे अंश की इन बचकानी बातें और हरकतों पर बहुत सारा प्यार आ रहा था।
मिसेज राजपूत, डॉक्टर की बात याद है ना कि मुझे आपके साथ सेक्स थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा, और अगर किया भी तो मुझे जेंटल रहना होगा। तो इससे अच्छा आप अपने जज्बातों को काबू में रख 9 महीने तक शांत रहे, क्योंकि अब आपकी हसरतें मैं नहीं पूरी करने वाला, समझी आप। अंश ने प्यार से युवाना को समझाया और उसे डाइनिंग टेबल की चेयर पर बैठा दिया। वही युवाना तो अंश की बात सुनकर मायूस हो गई थी। उसे अब अंश की बात सुनकर लग रहा था कि अंश अब उसे सेक्स नहीं देगा। क्या अब तुम मुझे सेक्स नहीं दे सकते? युवाना ने अचानक से रोनी सूरत बनाते हुए कहा। वही युवाना की सूरत देख अंश को हंसी आ रही थी। वो खाना सर्व करते हुए चोरी चोरी मंद मंद मुस्कुरा रहा था। वही दूसरी तरफ एक फार्म हाउस के बड़े से हॉल में एक औरत गुस्से से सोफे पर बैठी हुई थी, और उसके सामने एक एक आदमी भी बैठा हुआ था। उस लड़की ने मेरे पोते को अपने वश में कर लिया है। मैंने उसे कितना बुलाया लेकिन वो मेरी तरफ नहीं आया। वो लड़की मनहूस है, उसके कारण मेरा घर बर्बाद हो गया, मेरा बेटा मर गया। मेरी बेटी मुझसे बात करना तो क्या, मेरा हालचाल पूछना भी सही नहीं समझती। वो मुझे बर्बाद कर चैन से जी रहे हैं और मैं यहाँ पल पल बदले की आग में जल रही हूँ। आखिर अब तक मुझे यूं हाथ पर हाथ रखे बैठना होगा। पिछले 3 सालों से उनकी खुशियां देखकर मेरा जी जल रहा है। यामिनी ने गुस्से से चिखते हुए अपने सामने बैठे राणा ठाकुर से कहा। यामिनी इन 3 सालों पूरी बदल गई थी। उसकी बदले की आग में जल रही थी वो, और आंखों के नीचे गहरे काले गंधे बने हुए थे। उसने श्रृंगार करना छोड़ दिया था। यामिनी ने अब सिर्फ बदला लेने की ठानी थी। वही राणा ठाकुर ने जब यामिनी की बात सुनी तो उसने हुक्का फूंकते हुए इविल स्माइल करते हुए कहा, अब सिर्फ कुछ महीने यामिनी, सिर्फ कुछ महीने और शांत रहो। जैसे ही उन दोनों के बच्चे इस दुनिया में आएंगे हम उनकी आंखों के सामने उनके बच्चों को तड़पा तड़पा कर मारेंगे और फिर उन दोनों को मौत की नींद सुला देंगे। अब तुम सिर्फ महीने गिनो, क्योंकि औलाद के बदले औलाद का खेल खेलेंगे हम। कहते वक्त राणा ठाकुर के एक्सप्रेशन बहुत खतरनाक थे। वो शांत बैठा था और यामिनी को शांत रखा था। इसका मतलब साफ था कि वो अब अर्धव की मौत का बदला युवाना और अंश के बेबी से लेगा। इसलिए तो दोनों इतने वक्त से शांत थे। लेकिन कुछ महीने बाद ये शांत भंग होने वाली है। युवाना और अंश की जिंदगी में अभी तो असली शतरंज का खेल शुरू होने वाला है। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा था। आज युवाना की प्रेगनेंसी को पूरे 6 महीने कंप्लीट हो गए थे। ट्विंस बेबी होने के कारण युवाना को चलने फिरने में काफी तकलीफ होती थी, क्योंकि युवाना का पेट काफी फूल सा गया था और वो काफी मोटी सी चबी सी हो गई थी। प्रेगनेंसी के दौरान उसकी नाक हमेशा लाल रहती थी, और मूड स्विंग की तो बात ही मत करो। उसके मूड स्विंग्स के कारण हमारे अंश बाबू का वजन थोड़ा कम हो गया था, क्योंकि अंश युवाना के बहुत नखरे झेलता था और उसे युवाना का पूरा ख्याल रखना पड़ता था। युवाना तो ठीक से उठ बैठ भी नहीं सकती थी। अगर कुछ खाती भी थी तो सीधे उल्टियां कर देती थी। रात के 2 बज रहे थे और अंश थक हार कर सुकून से सो रहा था। वहीं दूसरी तरफ युवाना, जिसकी नींद टूट गई थी, वो बिस्तर पर करवटें ले रही थी। युवाना ने अपने बड़े से पेट को सहलाते हुए अपने बच्चों से कहा, बेबीज मम्मा को इतना तंग मत करो, वरना जब आप बाहर आओगे तो मम्मा आपका बनमा मारकर लाल कर देगी और आप आए हैं। युवाना कह ही रही थी कि तभी अचानक से उसकी आह निकल गई, क्योंकि उसका एक बच्चा काफी शैतान था। वो हर वक्त किक करता रहता था। युवाना ने अपने पेट पर हल्की सी चपेट मारी। शैतान, तुम ना बिल्कुल अपने कमीने बाप पर गए हो। वो भी हमेशा मुझे तंग करता रहता है और मेरी एक नहीं सुनता, और तुम बाप बच्चे मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। कहते वक्त युवाना ने सुकून से सो रहे अंश को घूरा। ये आदमी मुझे प्रेग्नेंट कर सुकून से सो रहा है। ये कैसे सुकून से सो सकता है? युवाना ने अचानक से रोते हुए गुस्से से कहा और एक जोरदार किक अंश को मारी। अंश झट से उठा और युवाना को अपनी अधखुली आंखों से देखते हुए उसके पेट पर हाथ रख घबराते हुए कहा, क्या हुआ बेबी, तुम रो क्यों रही हो? क्या बेबीज के आने का वक्त हो गया है? उसने युवाना की फिक्र की। वही अंश की बात सुनकर युवाना ने अंश के बालों को कसकर पकड़ और गुस्से से रोते हुए उसके बालों को चिखते हुए कहा, 6 महीने में तुम्हारे बाप ने बच्चे पैदा किए थे। अंश, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। कहकर युवाना ने एक थप्पड़ अंश के गाल पर जड़ दिया। अंश बेचारा गाल पर हाथ रख युवाना को बेबसी से देख रहा था। ये थप्पड़ खाने से अच्छा वो अभी बाप ना बनता तो अच्छा होता, क्योंकि इन 6 महीनों में युवाना काफी चिड़चिड़ी सी हो गई थी। उसे अभी गुस्सा आता तो अभी रोना, और आजकल टीवी सीरियल भी देखने लगी थी। अंश ने युवाना को देखते हुए कहा, युवी बेबी, तुम क्या चाहती हो? बता दो मुझे, क्या खाना है तुम्हें, या फिर कोई मूवी देखनी है? क्या क्या तुम्हें ताजी हवा चाहिए? उसने युवाना चुप किया। युवाना ने सिसकते हुए अंश को देखा और उसके सीने से लगकर रोंदू आवाज में कहा, अंश डार्लिंग, तुम बच्चों से कहो ना कि वो मुझे परेशान ना करे। युवाना अंश के सीने से लग रो रही थी, क्योंकि उसे 2 बच्चों का वेट सहन नहीं हो रहा था। भले ही बेबीज पेट में थे, लेकिन एक औरत के लिए 9 महीने ये सब सह पाना बहुत 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 ज्यादा मुश्किल होता है, और ऊपर से जुड़वा बेबीज। युवाना काफी थक सी जाती थी और उसे रात को ठीक से नींद भी नहीं आती थी।
क्योंकि वो कंफर्टेबल पोजीशन में सो नहीं पाती थी। और अभी अभी तो सोते वक्त उसे पसीना आया करता था। वॉशरूम में जाना हो तो अंश का सहारा लेना पड़ता था। अभी अभी तो बेबीज के वेट के कारण उससे सुसु तक कंट्रोल नहीं हो पाती थी। हार्मोन्स चेंजेस, उसके मूड स्विंग्स, उल्टियां, अजीब अजीब चीजें खाने की चाह। युवाना तंग आ गई थी इन सब से। वही अंश युवाना को सीने से लगाकर उसके पेट को सहलाते हुए प्यार से अपने बच्चों से कहा, मेरी आंखों के तारे, मेरे बेटे या बेटी, अपनी मम्मा को तंग मत करो प्लीज, बेबीज डैडी की बात मानो, कहकर उसने युवाना के माथे को चुमा। अंश डार्लिंग, युवाना ने धीरे से कहा। हम, अंश ने सिर्फ हम में जवाब दिया। अंश, मुझे मैगी खानी है। युवाना ने अपना सिर उठाकर अंश को ऐसे मासूम नजरे से देखा मानो उसके जैसा मासूम इस दुनिया में कोई नहीं हो। वही अंश युवाना की बात सुन उसे घूर घूर कर देख रहा था। इस औरत ने उसे पूरा बावर्ची बना दिया है। जब से युवाना प्रेग्नेंट हुई है तब से अंश के आगे उसकी नई नई फरमाइशें होते हैं। और आज मैडम को रात के 2-3 बजे मैगी खानी है। मैगी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती और प्रेगनेंसी में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो मैदे से बनी होती है। और वैसे भी तुम्हें तो पहले ऐसी चीजें पसंद नहीं थी ना, अंश ने युवाना को देखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर युवाना ने उसे गुस्से से कहा, पहले मैं प्रेग्नेंट भी नहीं थी ना, और मैं कहा अकेले खाने वाली हूँ, तुम्हारे नालायक बच्चे भी खाने वाले हैं और ये उनकी ही क्रेविंग है, समझे। अब चलो मुझे नीचे लेकर मुझे गर्म गर्म मैगी बना कर दो। कहते कहते युवाना ने अपने होठों को पाउट किया, जिसे देखकर अंश ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, पता नहीं मैं 4-4 बच्चों को कैसे संभालूंगा, कहकर अंश ने युवाना के होठों को चुमा। हमारे सिर्फ 3 ही बच्चे हैं, तुमसे गिनती में गलती हो गई है, युवाना ने मुंह बनाते हुए कहा। जिसे देखकर अंश ने उसकी नाक को खींचते हुए प्यार से कहा, तुम भी हो ना मेरी बड़ी वाली जिद्दी बच्ची, जिसकी हरकतें आजकल बच्चों से बढ़कर हैं, कहकर अंश युवाना को लेकर किचन में पहुंच गया। उसने युवाना को एक चेयर पर ठीक से बिठा दिया और उसकी कमर के पीछे एक पिलो लगाकर मैगी बनाने लगा। युवाना टुकुर टुकुर उसे देख रही थी। ये आदमी खाना बनाते वक्त काफी हैंडसम लगता है, युवाना ने अपने निचले होठ को दांत तले दबाते हुए सोचा। फक, वो अचानक से अंश को देखते हुए मदहोशी से बुदबुदाए, क्योंकि अंश ने मैगी बनाते हुए अपनी टी शर्ट से अपने माथे पर आए पसीने को पोंछा। उसके सिक्स पैक और वी शेप कमर युवाना को अट्रैक्ट कर रही थी। युवाना ने अपने गले को गिला किया। 4 महीने हो गए थे उन्हें सेक्स किए हुए। जब से उसका बेबी बनवा बड़ा था तक से उन दोनों ने सेक्स नहीं किया था। अंश के मन में तो सेक्स दूर दूर तक नहीं था, लेकिन थर की युवाना के दिल और दिमाग में हमेशा सेक्स ही सेक्स घूमता रहता था। वही अंश जो मैगी बनाने में बिजी था। तभी अचानक से उसके कानों में युवाना की मदहोशी से भरी आवाज पई। उसकी बात सुन अंश की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। हमारे सिर्फ 3 ही बच्चे हैं, तुमसे गिनती में गलती हो गई है, युवाना ने मुंह बनाते हुए कहा। जिसे देखकर अंश ने उसकी नाक को खींचते हुए प्यार से कहा, तुम भी हो ना मेरी बड़ी वाली जिद्दी बच्ची, जिसकी हरकतें आजकल बच्चों से बढ़कर हैं, कहकर अंश युवाना को लेकर किचन में पहुंच गया। उसने युवाना को एक चेयर पर ठीक से बिठा दिया और उसकी कमर के पीछे एक पिलो लगाकर मैगी बनाने लगा। युवाना टुकुर टुकुर उसे देख रही थी। ये आदमी खाना बनाते वक्त काफी हैंडसम लगता है, युवाना ने अपने निचले होठ को दांत तले दबाते हुए सोचा। फक, वो अचानक से अंश को देखते हुए मदहोशी से बुदबुदाए, क्योंकि अंश ने मैगी बनाते हुए अपनी टी शर्ट से अपने माथे पर आए पसीने को पोंछा। उसके सिक्स पैक और वी शेप कमर युवाना को अट्रैक्ट कर रही थी। युवाना ने अपने गले को गिला किया। 4 महीने हो गए थे उन्हें सेक्स किए हुए। जब से उसका बेबी बनवा बड़ा था तक से उन दोनों ने सेक्स नहीं किया था। अंश के मन में तो सेक्स दूर दूर तक नहीं था, लेकिन थर की युवाना के दिल और दिमाग में हमेशा सेक्स ही सेक्स घूमता रहता था। वही अंश जो मैगी बनाने में बिजी था। तभी अचानक से उसके कानों में युवाना की मदहोशी से भरी आवाज पई। उसकी बात सुन अंश की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। अब आगे अंश जो कि कुकिंग कर रहा था, तभी उसके कानों में युवाना की आवाज पड़ी। उसकी बात सुनकर अंश हैरानी से उसे देखने लगा। अंश डार्लिंग, मुझे तुम्हारा पेनिस चाहिए, आई वॉन्ट टू सैक योर पाइन्स प्लीज, कहते वक्त युवाना के एक्सप्रेशन मदहोशी से भरे हुए थे। युवाना को अंश चाहिए था, वो ऐसी ही अचानक से मदहोश हो जाया करती थी। वही अंश ने जब युवाना की बात सुनी तो उसने युवाना को टांटते हुए कहा, युवी तुम बार बार क्यों भूल जाती हो कि तुम प्रेग्नेंट हो और प्रेगनेंसी में तुम्हें ये सब सहन नहीं होगा। कहते वक्त उसके भाव ऐसे थे मानो वो थक गया हो इन सब से, क्योंकि युवाना बिल्कुल किसी छोटे बच्चे जैसी जिद करती थी। अंश की बात सुनकर युवाना ने दांत पीसते हुए कहा, तो प्रेग्नेंट हूँ इसका ये मतलब नहीं कि मैं अपनी फीलिंग्स का गला घोट दूं, क्यों मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है। 26 साल की उम्र में तुमने मुझे 3-3 बच्चों की मां बना दिया। अंश, तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते क्योंकि मैं अब मोटी हो गई हूँ, मैं अब अच्छी नहीं दिखती, मेरा फिगर अब तुम्हें पसंद नहीं है ना। ए अंश डार्लिंग, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। युवाना ने अचानक से रोते हुए कहा। अब रोना ही युवाना के पास एकमात्र ऐसा हथियार था
जिसके सहारे वो अंश को इमोशनल ब्लैकमेल करती थी। क्योंकि जब से वो प्रेग्नेंट हुई है तब से अंश पर उसके गुस्से का कोई असर नहीं होता, क्योंकि अंश उसके और बेबीज के लिए पॉजिटिव था। तो वो युवाना के गुस्से को जरा साइड ही रखता था। लेकिन वो ये भूल गया है कि उसकी बीवी कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि युवाना सूर्यवंशी है, जिसके पास हथियारों की कोई कमी नहीं है। युवाना ने झूठे आंसू बहाते हुए अंश को तिरछी नजरों से घूरा, जो अपनी सिर दीवार पर फोड़ने की कगार पर था। अंश ने एक गहरी सांस ली और कहा, युवी अपना ये इमोशनल ब्लैकमेल करने वाला ड्रामा बंद करो, क्योंकि मुझे पता है तुम मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर मेरे साथ अश्लील हरकतें करना चाहती हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, समझी। कहकर अंश ने युवाना के हाथों में मोगी थमा दी। अब चुपचाप मोगी खाओ और सोने चलो, बच्चों ने दाई होगी। अंश ने चमच लिया और युवाना एक अच्छा सा बाइट बनाकर कर उसके सामने किया। युवाना ने एक नज़र उस मोगी के बाइट को देखा और उसका मुंह फेरते हुए कहा, पहले मुझे वो दो, फिर मैं मोगी खाऊंगी। नहीं तो मोगी क्या, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। कहकर युवाना ने तिरछी नजरों से अंश को घूरा, ऐसे मानो कि जैसे आज वो अपनी मनमानी कर ही रहेगी। अंश ने युवाना को देखते हुए कहा, युवी देखो, जिद मत करो प्लीज, तुम्हारा ऐसे देर रात तक जगे रहना अच्छा नहीं है। ये तो तुम्हें सोचना चाहिए। अब तुम मुझे अपना पेनिस दो या फिर मैं खाना नहीं खाने वाली, युवाना ने जिद्दी बच्चे की तरह कहा। अंश ने युवाना को बहुत मनाया, लेकिन जिद पर उतरी युवाना नहीं मानी। आखिर में अंश ने थक हार कर कहा, अच्छा ठीक है, कमरे में चलो, वहां करते हैं। कहकर वो चेयर पर से खड़ा हुआ तो युवाना ने उसके लोअर के नाडे को चिक कर ढिला कर दिया। कमरे में नहीं, यहाँ किचन में बहुत मजा आएगा। युवाना ने अंश के लोअर को खोलना चाहा तो अंश ने उसे रोकते हुए कहा, लेकिन अगर कोई आ गया तो नहीं, यहाँ नहीं, कमरे में चलो। अब तो मैं यहाँ से तभी हिलेगी जब योर पेनिस एंड माई माउथ होगा, युवाना ने अंश को घूरते हुए कहा और उसके लोअर को नीचे कर दिया। युवाना ने जब अंश के लोअर पार्ट को देखा तो पता नहीं क्यों पर अचानक से उसकी हंसी छूट गई। अंश ने जब युवाना को अपने लोअर पार्ट पर हंसते हुए देखा तो उसने झट से अपना लोअर ऊपर करते हुए हड़बड़ाकर कहा, तुम ऐसे हंस क्यों रही हो जैसे पहली बार देखा हो इसे। वो बुरी तरह से युवाना को घूरने लगा। ओ अंश डार्लिंग, ये कितना सूख गया है, लगता है तुम आजकल अपने हाथ का कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल करते हो। ओ बेचारा, कहकर युवाना ने हंसते अंश की लोअर के ऊपर से उसके लोअर पार्ट को सहलाया। युवी देखो, तुम उस पर ऐसे हंस नहीं सकती, भूलो मत, इसमें दुनिया बनाने की ताकत होती है। अंश ने युवाना को घूरते हुए कहा। हाँ, वॉशरूम में हिला हिला कर तुम लोग दुनिया बनाते हो, युवाना ने ठहका मार हंसते हुए कहा। युवाना को अपने पेनिस पर ऐसे हंसते देख अंश बिना कुछ कहे वहां से चला गया, जिसे देख युवाना की हंसी रुक गई। उसने अंश को आवाज लगाई, लेकिन अंश नहीं आया। युवाना को रियलाइज हुआ कि शायद उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया। वो धीरे धीरे से एक हाथ अपने पेट पर रख उठने लगी, लेकिन तभी उसकी एक जोरदार चीख निकल गई। वही अंश जो सीढ़ियों से ऊपर जा रहा था, तभी उसके कानों में युवाना की दर्द से तड़पती आवाज पड़ी। युवाना ने जब अंश के लोअर पार्ट को देखा तो पता नहीं क्यों पर अचानक से उसकी हंसी छूट गई। अंश ने जब युवाना को अपने लोअर पार्ट पर हंसते हुए देखा तो उसने झट से अपना लोअर ऊपर करते हुए हड़बड़ाकर कहा, तुम ऐसे हंस क्यों रही हो जैसे पहली बार देखा हो इसे। वो बुरी तरह से युवाना को घूरने लगा। ओ अंश डार्लिंग, ये कितना सूख गया है, लगता है तुम आजकल अपने हाथ का कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल करते हो। ओ बेचारा, कहकर युवाना ने हंसते अंश की लोअर के ऊपर से उसके लोअर पार्ट को सहलाया। युवी देखो, तुम उस पर ऐसे हंस नहीं सकती, भूलो मत, इसमें दुनिया बनाने की ताकत होती है। अंश ने युवाना को घूरते हुए कहा। हाँ, वॉशरूम में हिला हिला कर तुम लोग दुनिया बनाते हो, युवाना ने ठहका मार हंसते हुए कहा। युवाना को अपने पेनिस पर ऐसे हंसते देख अंश बिना कुछ कहे वहां से चला गया, जिसे देख युवाना की हंसी रुक गई। उसने अंश को आवाज लगाई, लेकिन अंश नहीं आया। युवाना को रियलाइज हुआ कि शायद उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया। वो धीरे धीरे से एक हाथ अपने पेट पर रख उठने लगी, लेकिन तभी उसकी एक जोरदार चीख निकल गई। वही अंश जो सीढ़ियों से ऊपर जा रहा था, तभी उसके कानों में युवाना की दर्द से तड़पती आवाज पड़ी। अब आगे युवाना की दर्द से तड़पती चीख सुनकर अंश के बढ़ते कदम रुक गए। वो घबरा गया और जल्दी से किचन की तरफ भागा। वो जैसे ही किचन में पहुंचा उसने देखा कि युवाना चेयर पर बैठी थी और अपने पैर को रोते हुए देख रही थी। युवाना का एक हाथ अपने पेट पर था तो दूसरा उसके पेट के कारण पैर तक पहुंच भी नहीं रहा था। अंश ने जब युवाना के पैर को देखा तो हैरान रह गया और जल्दी से युवाना की तरफ भागा। युवी, अंश चिल्लाया और उसने नीचे बैठ झट से युवाना के पैर पर गिरी गर्म मोगी को हटाया। दरअसल युवाना जब खड़ी होने वाली तब उसका ध्यान अपनी गोद में रखी मोगी पर नहीं था और खड़े होते वक्त वो गर्म मोगी उसके पैर पर गिर गई। युवाना पैर लाल हो गया था। अंश ने जल्दी से एक बड़े बर्तन में उसके पैर को बर्फ के पानी में रखा। युवाना सिसक सिसक कर उसे देख रही थी।
ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? हाँ, तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो यूवी? मैं तुम्हें समझा समझा कर थक चुका हूँ, लेकिन नहीं, तुम्हें तो सिर्फ अपनी जिद पूरी करनी होती है। मैं सच में तंग आ चुका हूँ तुमसे। तुम बार बार भूल जाती हो कि तुम माँ बनने वाली हो। तुम्हारे अंदर दो जाने पल रही है। अंश गुस्से से युवाना पर चिल्ला उठा। युवाना नम आंखों से उसे देख रही थी। इन कुछ महीनों में युवाना वो वाली युवाना नहीं रही थी। शायद में प्रेगनेंसी का असर था। वो अंश से ज्यादा बहस नहीं करती थी, क्योंकि लड़ने की उसके अंदर ताकत नहीं ही बची थी। युवाना ने छोटा सा मुंह बनाकर अंश को देखते हुए अपने दोनों कान पकड़कर धीरे से कहा, सॉरी। वो ये सब करते हुए इतनी प्यारी लग रही थी कि उसे देखकर अंश अपना सारा गुस्सा ही भूल गया। उसने झट से युवाना को गले लगा लिया। मैं अड़ जाता हूँ तुम्हारी हरकतों से। ये मत समझना कि तुम प्रेग्नेंट हो और मैं तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठा रहा हूँ। ऐसा नहीं है यूवी, मैं बस डॉक्टर की बात को फॉलो कर रहा हूँ। तुम्हारी प्रेगनेंसी में अभी कॉम्प्लिकेशन है, इसलिए मैं तुम्हारा अपनी जान से ज्यादा ख्याल रखता हूँ, कहकर उसने युवाना को देखा। धीरे धीरे युवाना को पूरे 8 महीने कंप्लेंट हो गए थे। डॉक्टर ने कहा था कि अब युवाना की इस महीने कभी भी डिलीवरी हो सकते हैं। रात का वक्त था। युवाना अकेले बेड पर सुकून से सो रही थी। अंश कमरे में नहीं था, वो आरव के साथ था, उसे सुला रहा था। वही युवाना जो पुरसुकून होकर सो रही थी, अचानक से उसे पसीने आने लगे। उसने अपने पेट पर हाथ रख उसे सहलाया, लेकिन तभी अचानक से बेबी ने एक जोर की किक की। आहे युवाना दर्द से कराह उठी। वो धीरे से आंखें खोल बिस्तर पर करवट लेने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी अचानक से उसके पेट में दर्द की एक तेज लहर दौड़ गई। युवाना के पेट में अब लगातार दर्द होने लगा। युवाना दर्द से बेड पर तड़प रही थी। वो अंश को आवाज देने लगी। अंशश, युवाना जोर से चिल्लाए। अंश जो आरव को सुलाकर उसके कमरे में ही आ रहा था, वो दौड़ते हुए अब कमरे में पहुंचा। उसने बेड पर तड़प रही युवाना को देखा तो उसके तरह आया और उसके सिर को अपनी गोद में रख कहा, यूवी दर्द दर्द हो रहा है, शायद बेबीज आने वाले हैं। उसने कॉल कर ड्राइवर को जल्दी से गाड़ी निकालने के लिए कहा। आए है अंश को कुछ करो प्लीज, दर्द हो रहा है बहुत। युवाना ने अंश के कॉलर को कसकर पकड़ हाफते हुए कहा। अंश ने जल्दी से उसे गोद में उठाया तो उसने देखा कि युवाना के लोअर पार्ट से पानी निकल रहा है। इसका मतलब साफ था, उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचना है। अंश युवाना को लेकर हॉस्पिटल निकल गया। जाते जाते उसने आरव की नैनी को उस पर ध्यान रखने के लिए कहा। कुछ देर बाद हॉस्पिटल में एक वार्ड के बाहर अंश इधर से उधर बेचैनी से चक्कर काट रहा था। उसके कानों में युवाना की चीखें गूंज रही थी। नॉर्मल डिलीवरी के कारण युवाना को बहुत दर्द सहना पड़ रहा था। धीरे धीरे युवाना की आवाज कम हो गई। डॉक्टर बाहर आया। उसे देख अंश जल्दी से उसके पास आया और बेताबी से घबराहट से कहा, यूवी मेरी यूवी ठीक तो है? वो कैसे है? उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? एक के बाद एक सवाल अंश ने पूछ डाले। काम डाउन मिस्टर राजपूत, आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक है, अब थकान के कारण बेहोश हो गई है, डॉक्टर ने अंश को दिलासा देते हुए कहा। और मेरे बच्चे वो कैसे हैं? अंश ने बेताबी से कहा। बेबीज भी बिल्कुल ठीक है, बस उन्हें कुछ देर ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, फिर आप उनसे मिल सकते हैं, डॉक्टर ने कहा। और वो अंश को युवाना ने मिलने की परमिशन देकर चली गई। अंश वार्ड के अंदर आया। उसने देखा कि उसकी जान से प्यारी बीवी, जिद्दी बीवी, बेड पर बेहोश लेटी है। उसके एक हाथ में ड्रिप लगी है जिससे उसे खून पहुंच रहा है। अंश युवाना के पास आकर बैठ गया। उसने धीरे से उसके माथे को चुमा। जिद्दी लड़की, आज बहुत शांत लग रही हो। अंश ही अपनी बात पर मुस्कुराने लगा। वो युवाना के लाल पड़े थके कमजोर चेहरे को देख रहा था। तभी एक नर्स दौड़ते हुए अंदर आए और उसने घबराते हुए अंश से जो कहा उसे सुन अंश के हाथ पैर कांपने लगे। वो झट से खड़ा हो गया। उसके हाथ पैर कांपने लगे और दिमाग सुन्न हो गया। और मेरे बच्चे वो कैसे हैं? अंश ने बेताबी से कहा। बेबीज भी बिल्कुल ठीक हैं, बस उन्हें कुछ देर ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, फिर आप उनसे मिल सकते हैं, डॉक्टर ने कहा। और वो अंश को युवाना ने मिलने की परमिशन देकर चली गई। अंश वार्ड के अंदर आया। उसने देखा कि उसकी जान से प्यारी बीवी, जिद्दी बीवी, बेड पर बेहोश लेटी है। उसके एक हाथ में ड्रिप लगी है जिससे उसे खून पहुंच रहा है। अंश युवाना के पास आकर बैठ गया। उसने धीरे से उसके माथे को चुमा। जिद्दी लड़की, आज बहुत शांत लग रही हो। अंश ही अपनी बात पर मुस्कुराने लगा। वो युवाना के लाल पड़े थके कमजोर चेहरे को देख रहा था। तभी एक नर्स दौड़ते हुए अंदर आए और उसने घबराते हुए अंश से जो कहा उसे सुन। अंश के हाथ पैर कांपने लगे। वो झट से खड़ा हो गया। उसके हाथ पैर कांपने लगे और दिमाग सुन्न हो गया। अब आगे। मिस्टर राजपूत, आपके बेबीज को किसी ने किडनैप कर लिया है। जब मैं बेबीज को लेने गई तब एक मास्क पहने आदमी ने आपके दोनों बेबीज को लेकर भाग गया, नर्स ने घबराहट से भरी आवाज में अंश से कहा। वही दूसरी तरफ नर्स की बात सुनकर अंश के हाथ पैर मानो ठंडे पड़ गए। उसका दिमाग सुन्न सा हो गया। वहां एक पल के लिए शांति सी छा गई। नर्स और उसके पीछे खड़े डॉक्टर घबराहट से अंश का देख रहे थे।
क्योंकि हॉस्पिटल में आया हर पेशेंट उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है और आज इतने बड़े आदमी के बेबीज को उनके हॉस्पिटल में से किडनैप किया गया था। डॉक्टर को अब आगे क्या होगा उनके साथ और हॉस्पिटल के साथ ये सोचकर ही घबराहट हो रही थी। वही अंश झट से खड़ा हुआ और गुस्से से आगे बढ़ नर्स को लगभग धक्का देकर उसके पीछे खड़े डॉक्टर का कॉलर पकड़ और गुस्से से चीखते हुए कहा, जब मेरे बच्चों को आदमी लेकर जा रहा था तब तुम सब क्या कर रहे थे, कहकर अंश ने गुस्से से उसके मुंह पर एक जोरदार पंच दे मारा। डॉक्टर की नाक से खून निकलने लगा। अंश उसे एक और पंच मारने ही वाला था कि तभी अचानक उसके कानों में कुछ गिरने की आवाज पड़ी। अंश ने पीछे मुंह कर देखा तो वो डॉक्टर को लगभग धक्का देकर पीछे युवाना की तरफ दौड़ा, जो हॉस्पिटल गाउन पहनकर साइड टेबल का सहारा लेकर खड़ी थी। उसका एक हाथ अपने पेट पर था। वो कमजोर सी दिख रही थी, क्योंकि आसान नहीं होता एक औरत को अपने अंदर एक नन्ही सी जान को बाहर लाना। 20-20 हड्डियां टूटने जितना दर्द होता है, उस दर्द को सहने से अच्छा मौत अच्छी होती है। लेकिन फिर भी नन्ही सी जान के लिए सब कुछ एक औरत कुर्बान कर देती है, क्योंकि उसे पता है कि ये दर्द सहने के बाद उसे एक दुनिया जहान का सुकून मिलने वाला है, और वो सुकून उसका बच्चा होता है जिसे वो 9 महीने 9 दिनों तक अपने पेट में सिंचती है। अंश युवाना की तरह आया और उसने युवाना को बेड पर बैठाने की कोशिश करते हुए कहा, युवी ये क्या कर रही हो तुम, तुम्हें पता है ना तुम्हें आराम की जरूर है। वो जबरदस्ती युवाना को बेड पर बैठा रहा था। वही युवाना ने अंश के हाथों को अपनी बाजू से हटाते हुए पॉनिक करते हुए कहने लगी, को कौन आदमी और वो कहाँ लेकर गया, मेरे बच्चों को किसने किडनैप किया, मेरे बच्चों को। कहते वक्त वो डॉक्टर को और अंश को देख रही थी। वही युवाना को पॉनिक करते देख अंश ने उससे समझाते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ है हमारे बच्चों, डॉक्टर ने उन्हें सिर्फ ऑब्जर्वेशन में रखा है, उसने युवाना को समझाया। लेकिन युवाना ने अंश की बात सुन ली थी। युवाना ने अंश के कॉलर को गुस्से से पकड़ा और चीखते हुए कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, बताओ कहाँ है मेरे बच्चे, किसने किडनैप किया है। आज युवाना सूर्यवंशी दिख रही थी। अंश युवाना को समझा रहा था कि बेबीज को ऑब्जर्वेशन में है, लेकिन युवाना ने उसकी बात नहीं मानी और उसे दूर कर लखाए कदमों से वार्ड से बाहर आए। अंश वही रो रहा था। युवाना की हालत और अपने बच्चों की किडनैप अंश की मानो जान निकली जा रही थी। वो मासूम था, उसे इतना बोझ नहीं सहन होता था। अंश रोने लगा। वही युवाना हॉस्पिटल में अपने पेट को पकड़ लखाते हुए सभी जगह अपने बच्चों को ढूंढ रही थी। रात का वक्त था, हॉस्पिटल में ज्यादा लोग तो नहीं थे, लेकिन जितने भी थे वो युवाना को देख रहे थे। वही डॉक्टर ने अंश से युवाना की हालत देख कहा, मिस्टर राजपूत आप अपनी वाइफ को समझाएं, ऐसी हालत में टेंशन से और चलने से उन्हें ब्लीडिंग हो सकती है। अंश युवाना की तरफ बढ़ा और उसने उसके छुआ, लेकिन युवाना ने गुस्से से उसे दूर किया और कहा, हाथ मत लगाओ मुझे, मैंने बच्चों अपने पेट में रखा, उन्हें जन्म दिया और तुमसे सिर्फ उनकी हिफाजत नहीं हुई। अचानक से रोते हुए अंश का कॉलर पकड़, कैसे बाप हो तुम अंश, तुम अपने बच्चों की हिफाजत नहीं कर पाए। मेरे बच्चे मैंने उन्हें देखा नहीं, उन्हें छुआ नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो लड़के हैं या लड़कियां, तुम बहुत बहुत बुरे बाप हो अंश, कहकर युवाना अंश के सीने पर सिर रख जोर जोर से रोने लगी। अंश ने उसे गले लगाया। वो युवाना को शांत कर रहा था, जबकि उसके अंदर भी एक तूफान उमड़ रहा था। मुझे मेरे बच्चे चाहिए, मुझे मेरे बच्चे चाहिए, कहकर युवाना रोते हुए जोर से चिल्लाए। वहीं दूसरी तरफ एक फार्म हाउस पर बच्चों के रोने की आवाज गूंज रही थी। यामिनी और राणा ठाकुर कांच की टेबल पर कपड़े में लिपटे बच्चों को घूर रहे थे, जो बेहिसाब रो रहे थे। उनके बच्चों के छोटे छोटे चेहरे रोकर लाल हो गए थे। यामिनी जी, बच्चे भूखे हैं, उन्हें दूध तो पिलाने दीजिए वरना वो मर जाएंगे, क्योंकि अभी इन्हें जन्मे सिर्फ 2 घंटे ही हुए हैं और ऐसे में इन्हें दूध की जरूर है, प्लीज मुझे इन्हें दूध पिलाने दीजिए, एक नौकरानी से उन छोटे छोटे बच्चों को दया से देखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर यामिनी ने गुस्से से उस नौकरानी को घूर कर कहा, क्यों तेरे बच्चे हैं ये जो तुझे इन पर इतनी दया आ रही है, जाकर चुपचाप अपना काम कर, ये बच्चे मरे या जिए तुझे इनसे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, समझी। 2 टक्के की नौकरानी। वो नौकरानी अड़ से चली गई, लेकिन वो किचन के दरवाजे के पास खड़े होकर चुपके से उन बच्चों को देखने लगी। अब क्या करना है इन बच्चों का, जल्दी करो, लेकिन रो रो कर इन दोनों मनहूसों से मेरे कान फाड़ दिए, यामिनी ने गुस्से से कहा और जाकर सोफे पर बैठ गई। राणा ठाकुर ने यामिनी को देखते हुए कहा, इनके माँ बाप को कॉल करो और यहाँ बुलाओ, इन दोनों को उन्हीं के सामने मारेंगे। कहते वक्त राणा ठाकुर की नजरें टेबल पर बच्चों पर थी जो रो रहे थे। 2 घंटे से ऊपर हो गए थे, अब शायद बच्चों को भूख लगी थी, इसलिए वो रो रहे थे। अंश ने उसे गले लगाया। वो युवाना को शांत कर रहा था, जबकि उसके अंदर भी एक तूफान उमड़ रहा था। मुझे मेरे बच्चे चाहिए, मुझे मेरे बच्चे चाहिए, कह कर युवाना रोते हुए जोर से चिल्लाई। वहीं दूसरी तरफ एक फार्म हाउस पर बच्चों के रोने की आवाज गूंज रही थी। यामिनी और राणा ठाकुर कांच की टेबल पर कपड़े में लिपटे बच्चों को घूर रहे थे,
जो बेहिसाब रो रहे थे उनके बच्चों के छोटे छोटे चेहरे रोकर लाल हो गए थे। यामिनी जी, बच्चे भूखे हैं, उन्हें दूध तो पिलाने दीजिए वरना वो मर जाएंगे, क्योंकि अभी इन्हें जन्मे सिर्फ 2 घंटे ही हुए हैं और ऐसे में इन्हें दूध की जरूर है, प्लीज मुझे इन्हें दूध पिलाने दीजिए, एक नौकरानी से उन छोटे छोटे बच्चों को दया से देखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर यामिनी ने गुस्से से उस नौकरानी को घूर कर कहा, क्यों तेरे बच्चे हैं ये जो तुझे इन पर इतनी दया आ रही है, जा जाकर चुपचाप अपना काम कर, ये बच्चे मरे या जिए तुझे इनसे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, समझी 2 टक्के की नौकरानी। वो नौकरानी अड़ से चली गई, लेकिन वो किचन के दरवाजे के पास खड़े होकर चुपके से उन बच्चों को देखने लगी। अब क्या करना है इन बच्चों का, जल्दी करो, लेकिन रो रो कर इन दोनों मनहूसों से मेरे कान फाड़ दिए, यामिनी ने गुस्से से कहा और जाकर सोफे पर बैठ गई। राणा ठाकुर ने यामिनी को देखते हुए कहा, इनके माँ बाप को कॉल करो और यहाँ बुलाओ, इन दोनों को उन्हीं के सामने मारेंगे। कहते वक्त राणा ठाकुर की नजरें टेबल पर बच्चों पर थी जो रो रहे थे। 2 घंटे से ऊपर हो गए थे, अब शायद बच्चों को भूख लगी थी, इसलिए वो रो रहे थे। अब आगे, आज 2 दिन हो गए थे बेबीज को किडनैप हुए और इन 2 दिनों में युवाना और अंश नाकाम कोशिश कर रहे थे यामिनी को ढूंढने की। युवाना के आदमी पूरे राजस्थान में यामिनी और राणा ठाकुर को ढूंढ रहे थे, लेकिन उन दोनों का कोई पता नहीं चल पा रहा था। रात का वक्त था, युवाना अपने स्टडी रूम में अंधेरे में बैठी हुई थी। उसकी आंखों में एक खालीपन था, उसके चेहरे पर एक सुनापन, वो बहुत कमजोर सी लग रही थी। उसने जो शर्ट पहनी हुई थी वो गिली हो गई थी, क्योंकि युवाना की ब्रेस्ट से मिल्क लीक हो रहा था। उसकी डिलीवरी को ही 2 हुए थे, उससे बच्चों को फीडिंग कराने की जरूरत थी, लेकिन उसके बच्चे, उसने तो उन्हें सिर्फ जन्म दिया, ना अपने बच्चों को सीने से लगाया और ना ही उन्हें देखा। भगवान भी ना जाने कौन सी परीक्षा ले रहा था उनकी। तभी उस स्टडी रूम का दरवाजा खुला और अंश अपने हाथों में खाने की ट्रे लेकर अंदर आया। उसने अपनी यूवी को देखा, उसका दिल तीसा हो उठा। वो धीरे से आगे बढ़ा और ट्रे टेबल पर रख युवाना से कहा, यूवी आज तो खाना खा लो, तुमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, जरा अपनी हालत तो देखो कितनी। अंश कह ही रहा था कि तभी युवाना ने अपनी मरी सी आवाज में पूछा, आरू बेबी ने खाना खा लिया? वो तो खाना खाकर सो गया है, तुम खाओगी? अंश ने रोदी हुई आवाज से कहा। मेरे बच्चे कब मिलेंगे, कब मैं उन्हें अपने सीने से लगाकर दूध पिलोगी? अंश, मैं अब और दूर नहीं रह सकती उनसे, मैं मां बन चुकी हूं और अब मुझ में पहले जैसी ताकत नहीं रही ये सब सहने की, मुझे मेरे बच्चे लाकर दो अंश प्लीज, युवाना ने अंश के आगे हाथ जोते हुए रोते हुए कहा। उसमें युवाना सूर्यवंशी बन सब कुछ सहने की ताकत थी, लेकिन एक मां बनकर युवाना कुछ भी सहन नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो मां थी। भले ही उसने अपने बच्चों को नहीं देखा हो, भले ही उसने उन्हें छुआ ना हो, लेकिन उसकी ममता कह रही थी कि उसके बच्चे दर्द में हैं और उसे पुकार रहे हैं। एक टीस सी मची हुई थी उसके सीने में। वही युवाना की हालत देख अंश बिना कुछ कहे वहां से चला गया। वो भी दर्द में था, इन 2-3 दिनों में वो रोता था, लेकिन छुप छुप कर वो युवाना के सामने कमजोर नहीं पड़ सकता था। अंश बाहर आकर रेलिंग को पकड़कर रोने लगा। उसने भी कहा अपने बच्चों को देखा था, उसे बस इतना पता था कि उसे पहली बेटी है और दूसरा बेटा, लेकिन उसने ये बात युवाना को नहीं बताई, क्योंकि ये जानकर युवाना और भी टूट जाती। वही युवाना जो टेबल पर सिर रख एकटक दीवार को देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू तो निकल रहे थे, लेकिन चेहरे पर भाव सिर्फ गुस्से वाले थे। वो यामिनी और राणा ठाकुर को ऐसी मौत देने वाली है कि राणा ठाकुर और यामिनी सिर्फ उससे मौत की भीख मांगे। अचानक से युवाना को फोन बज उठा, लेकिन जल्दी से फोन रिसीव किया तो दूसरी तरफ से एक आदमी ने जो कहा उसे सुन युवाना के फेस एक्सप्रेशन एकदम सख्त हो गए। उसने कहा, घेर लो उस फार्म हाउस को और ध्यान रहे वहां से कोई भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। कहकर युवाना ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। यामिनी, अब जी तेजी मरने के लिए तैयार रहना, तुम्हें मैं ऐसी मौत दूंगी कि देखने वाले की भी रूह कांप उठेगी। गलती की है तुमने मेरे बच्चों को मुझसे छीनकर, अब इसका हिसाब तो मैं ब्याज समेत लूंगी। युवाना ने दांत पीसते हुए अपने आप से कहा और जल्दी से खड़ी होकर बाहर आए। बाहर आकर उसने देखा कि अंश वहां बैठा अपना सिर घुटनों में डाल रो रहा था। उसकी ये हालत देख युवाना ने अंश को जल्दी से अपने सीने से लगा लिया और उसके सिर को सहलाने लगी। अंश किसी छोटे बच्चे की तरफ लिपटकर जोर जोर से रोने लगा। यामिनी का पता चल गया है, वो इस वक्त दिल्ली में राणा ठाकुर के फार्म हाउस पर है और हमारे बच्चे भी, युवाना ने अंश के सिर को सहलाते हुए कहा। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा था। आज युवाना की प्रेगनेंसी को पूरे 6 महीने कंप्लीट हो गए थे। ट्विंस बेबी होने के कारण युवाना को चलने फिरने में काफी तकलीफ होती थी, क्योंकि युवाना का पेट काफी फूल सा गया था और वो काफी मोटी सी चबी सी हो गई थी। प्रेगनेंसी के दौरान उसकी नाक हमेशा लाल रहती थी और मूड स्विंग की तो बात ही मत करो। उसके मूड स्विंग्स के कारण हमारे अंश बाबू का वजन थोड़ा कम हो गया था, क्योंकि अंश युवाना के बहुत नखरे झेलता था और उसे युवाना का पूरा ख्याल रखना पड़ता था। युवाना तो ठीक से उठ बैठ भी नहीं सकती थी।
अगर कुछ खाती भी थी तो सीधे उल्टियां कर देती थी। रात के 2 बज रहे थे और अंश थक हार कर सुकून से सो रहा था। वहीं दूसरी तरफ युवाना, जिसकी नींद टूट गई थी, वो बिस्तर पर करवटें ले रही थी। युवाना ने अपने बड़े से पेट को सहलाते हुए अपने बच्चों से कहा, बेबीज मम्मा को इतना तंग मत करो, वरना जब आप बाहर आओगे तो मम्मा आपका बनमा मारकर लाल कर देगी और आप है। युवाना कह ही रही थी कि तभी अचानक से उसकी आह निकल गई, क्योंकि उसका एक बच्चा काफी शैतान था। वो हर वक्त किक करता रहता था। युवाना ने अपने पेट पर हल्की सी चपेट मारी, शैतान तुम ना बिल्कुल अपने कमीने बाप पर गए हो, वो भी हमेशा मुझे तंग करता रहता है और मेरी एक नहीं सुनता, और तुम बाप बच्चे मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। कहते वक्त युवाना ने सुकून से सो रहे अंश को घूरा। ये आदमी मुझे प्रेग्नेंट कर सुकून से सो रहा है, ये कैसे सुकून से सो सकता है? युवाना ने अचानक से रोते हुए गुस्से से कहा और एक जोरदार किक अंश को मारी। अंश झट से उठा और युवाना को अपनी अधखुली आंखों से देखते हुए उसके पेट पर हाथ रख घबराते हुए कहा, क्या हुआ बेबी, तुम रो क्यों रही हो? क्या बेबीज के आने का वक्त हो गया है? उसने युवाना की फिक्र की। वही अंश की बात सुनकर युवाना ने अंश के बालों को कसकर पकड़ और गुस्से से रोते हुए उसके बालों को चिखते हुए कहा, 6 महीने में तुम्हारे बाप ने बच्चे पैदा किए थे, अंश तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। कहकर युवाना ने एक थप्पड़ अंश के गाल पर जड़ दिया। अंश बेचारा गाल पर हाथ रख युवाना को बेबसी से देख रहा था। ये थप्पड़ खाने से अच्छा वो अभी बाप ना बनता तो अच्छा होता, क्योंकि इन 6 महीनों में युवाना काफी चिड़चिड़ी सी हो गई थी। उसे अभी गुस्सा आता तो अभी रोना, और आजकल टीवी सीरियल भी देखने लगी थी। अंश ने युवाना को देखते हुए कहा, युवी बेबी तुम क्या चाहती हो, बता दो मुझे, क्या खाना है तुम्हें या फिर कोई मूवी देखनी है? क्या क्या तुम्हें ताजी हवा चाहिए? उसने युवाना चुप किया। युवाना ने सिसकते हुए अंश को देखा और उसके सीने से लगकर रौंदू आवाज में कहा, अंश डार्लिंग तुम बच्चों से कहो ना कि वो मुझे परेशान ना करे। युवाना अंश के सीने से लग रो रही थी, क्योंकि उसे 2 बच्चों का वेट सहन नहीं हो रहा था। भले ही बेबीज पेट में थे, लेकिन एक औरत के लिए 9 महीने ये सब सह पाना बहुत 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 ज्यादा मुश्किल होता है, और ऊपर से जुड़वा बेबीज। युवाना काफी थक सी जाती थी और उसे रात को ठीक से नींद भी नहीं आती थी, क्योंकि वो कंफर्टेबल पोजीशन में सो नहीं पाती थी। और अभी अभी तो सोते वक्त उसे पसीना आया करता था। वॉशरूम में जाना हो तो अंश का सहारा लेना पड़ता था। अभी अभी तो बेबीज के वेट के कारण उससे सुसु तक कंट्रोल नहीं हो पाती थी। हार्मोन्स चेंजेस, उसके मूड स्विंग्स, उल्टियां, अजीब अजीब चीजें खाने की चाह। युवाना तंगा गई थी इन सब से। वही अंश युवाना को सीने से लगाकर उसके पेट को सहलाते हुए प्यार से अपने बच्चों से कहा, मेरी आंखों के तारे, मेरे बेटे या बेटी, अपनी मम्मा को तंग मत करो प्लीज, बेबीज डैडी की बात मानो। कहकर उसने युवाना के माथे को चुमा। अंश डार्लिंग, युवाना ने धीरे से कहा। हम, अंश ने सिर्फ हम में जवाब दिया। अंश मुझे मैगी खानी है। युवाना ने अपना सिर उठाकर अंश को ऐसे मासूम नजरे से देखा मानो उसके जैसा मासूम इस दुनिया में कोई नहीं हो। वही अंश युवाना की बात सुन उसे घूर घूर कर देख रहा था। इस औरत ने उसे पूरा बावर्ची बना दिया है। जब से युवाना प्रेग्नेंट हुई है तब से अंश के आगे उसकी नई नई फरमाइशें होते हैं, और आज मैडम को रात के 2-3 बजे मैगी खानी है। मैगी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती और प्रेगनेंसी में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो मैदे से बनी होती है, और वैसे भी तुम्हें तो पहले ऐसी चीजें पसंद नहीं थी ना, अंश ने युवाना को देखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर युवाना ने उसे गुस्से से कहा, पहले मैं प्रेग्नेंट भी नहीं थी ना, और मैं कहाँ अकेले खाने वाली हूँ, तुम्हारे नालायक बच्चे भी खाने वाले हैं और ये उनकी ही क्रेविंग है, समझे? अब चलो मुझे नीचे लेकर मुझे गर्म गर्म मैगी बना कर दो। कहते कहते युवाना ने अपने होठों को पाउट किया, जिसे देखकर अंश ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, पता नहीं मैं 4-4 बच्चों को कैसे संभालूंगा। कहकर अंश ने युवाना के होठों को चुमा। हमारे सिर्फ 3 ही बच्चे हैं, तुमसे गिनती में गलती हो गई है, युवाना ने मुंह बनाते हुए कहा। जिसे देखकर अंश ने उसकी नाक को खींचते हुए प्यार से कहा, तुम भी हो ना मेरी बड़ी वाली जिद्दी बच्ची, जिसकी हरकतें आजकल बच्चों से बढ़कर हैं। कहकर अंश युवाना को लेकर किचन में पहुंच गया। उसने युवाना को एक चेयर पर ठीक से बिठा दिया और उसकी कमर के पीछे एक पिलो लगाकर मैगी बनाने लगा। युवाना टुकुर टुकुर उसे देख रही थी। ये आदमी खाना बनाते वक्त काफी हैंडसम लगता है, युवाना ने अपने निचले होठ को दांत तले दबाते हुए सोचा। फक, वो अचानक से अंश को देखते हुए मदहोशी से बुदबुदाए, क्योंकि अंश ने मैगी बनाते हुए अपनी टी शर्ट से अपने माथे पर आए पसीने को पोंछा। उसके सिक्स पैक और वी शेप कमर युवाना को अट्रैक्ट कर रही थी। युवाना ने अपने गले को गिला किया। 4 महीने हो गए थे उन्हें सेक्स किए हुए। जब से उसका बेबी बनमा बड़ा था तक से उन दोनों ने सेक्स नहीं किया था। अंश के मन में तो सेक्स दूर दूर तक नहीं था, लेकिन थर की युवाना के दिल और दिमाग में हमेशा सेक्स ही सेक्स घूमता रहता था। वही अंश जो मैगी बनाने में बिजी था। तभी अचानक से उसके कानों में युवाना की मदहोशी से भरी आवाज पई। उसकी बात सुन अंश की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था।
फार्म हाउस के बाहर राणा ठाकुर के आदमी कड़ा पहरा दे रहे थे। आज 2 दिन हो गए थे लेकिन फिर भी राणा ठाकुर और यामिनी ने युवाना को अपना पता नहीं लगने दिया था। वो खुद को शतरंज के खेल के माहिर खिलाड़ी समझ रहे थे और युवाना को कम आंक रहे थे, लेकिन वो ये भूल गए थे कि उन्होंने जिसके बच्चों को अगवा किया है वो बच्चे युवाना सूर्यवंशी के थे और अब युवाना सूर्यवंशी नाम का तूफान उनकी तरह तेजी से बढ़ रहा था। वहीं अंदर राणा ठाकुर और यामिनी डाइनिंग टेबल पर दोनों आराम से बैठे डिनर कर रहे थे। तभी अचानक से यामिनी ने राणा ठाकुर से कहा, राणा तुम वक्त जाया मत करो, मार दो ना उन बच्चों को, आखिर अब तक उन्हें यूं जिंदा रखोगे? देखो मैं कह रही हूँ वक्त रहते खत्म कर दो उन बच्चों को, और फिर उनके माँ बाप तो आधे उनके गम में मर जाएंगे और बच्चे आधे हम मार देंगे। इसलिए तुम्हें मैं पिछले 3 दिन से चिल्ला चिल्ला कर कह रही हूँ खत्म कर दो उन बच्चों को, वरना अगर उस युवाना को हमारा पता चला तो ना तुम बचोगे और ना मैं, क्योंकि तुम अभी उस लड़की को ठीक से जानते नहीं हो। वो लड़की उस अपाहिज के लिए हद पार कर देती थी और आज बात उसके बच्चों की, उनके लिए तो वो किसी भी हद तक जा सकती हैं। कहते कहते यामिनी ने दांत पीस लिए। वो चाहती थी कि बच्चों को जल्दी से खत्म कर दिया जाए तो युवाना को मारने के लिए आसानी होगी, लेकिन राणा ठाकुर तो अपने हिसाब से चल रहा था। उसका प्लान था बच्चों को युवाना के सामने मार अर्धव का बदला लेने का। यामिनी भूलो मत, तुम मेरे टुकड़ों पर पल रही हो, इसलिए अपना दिमाग और जुबान मेरे आगे चलाने की कोशिश ना करो, समझी? राणा ठाकुर ने यामिनी को घूरते हुए कहा। सिर्फ कहा नहीं बल्कि उसे उसकी औकात दिखा दी। राणा ठाकुर की बात सुन यामिनी का निवाले से भरा हाथ उसके मुंह के पास ही रुक गया। उसने गुस्से से राणा ठाकुर को देखा, ये आदमी उसे हर रोज उसकी औकात दिखाता है। यामिनी ने गुस्से से निवाला रखा और दांत पीसते हुए खड़ी होकर वहां से चली गई। राणा ठाकुर उसके जाने के बाद अपना खाना खाने लगा। वही कमरे में आकर यामिनी ने गुस्से से जोर से दरवाजा बंद किया और कमरे का हर एक चीज तोड़ते हुए गुस्से से दांत पीसकर कहा, राणा ठाकुर बस एक बार मेरा बदला पूरा हो जाने दो, फिर तुम्हें मैं तुम्हारी औकात दिखाऊंगी। ये जो तुम मेरी मजबूरी का फायदा उठाकर मुझे हर रोज जलील करते हो ना, उसका बदला ये यामिनी तुमसे सुध समेत लेगी। मैंने अपनी सगी बहन को नहीं छोड़ा तो तुम किस खेत की मूली हो? राणा ठाकुर कहते कहते यामिनी के चेहरे पर शातिर मुस्कान तैर गई। यामिनी एक ऐसी औरत है जिस पर विश्वास करना मतलब अपने आप से गद्दारी करने के बराबर है। भले ही राणा ठाकुर का यामिनी पर विश्वास ना हो, लेकिन राणा ठाकुर को खुद पर राणा ठाकुर होने का गुरूर है और ये गुरूर यामिनी एक ना एक दिन तोड़ने ही वाली है। वहीं दूसरी तरफ फार्म हाउस के पीछे बने नौकरों के कमरे में युवाना और अंश के प्यारे प्यारे मोटे मोटे गाल मटोल बच्चे आराम से दोनों बहन भाई एक ही साड़ी के पने पालने में सो रहे थे। वहां वो नौकरानी थी जिसे पहले दिन से ही बच्चों पर दया आती थी। वो 2 दिनों से उनकी सगी माँ की तरह देखभाल कर रही थी। बच्चे इतने रोते थे कि तंग आकर यामिनी ने उनकी जिम्मेदारी उससे दे दी। उस नौकरानी बच्चों का बहुत ध्यान रखती थी। अभी भी उन्हें हवा देते हुए उस साड़ी के बने झूले को झुलाते हुए उन्हें सुला रही थी। युवाना और अंश की बेटी बहुत ही ज्यादा खड़ूस थी। वहीं दूसरी तरफ युवाना के आदमी पूरे फार्म हाउस के बाहर राणा ठाकुर के आदमियों को मारकर उनकी जगह ले रहे थे और पूरे फार्म हाउस पर बाहर से पेट्रोल छींट कर रहे थे। इससे बेखबर यामिनी और राणा ठाकुर थे। वहीं दूसरी तरफ युवाना तेजी से फार्म की तरह बढ़ रहे थे। युवाना गुस्से से तेजी से कार ड्राइव कर रही थी, वहीं राणा ठाकुर जो अपने कमरे की तरह बढ़ रहा था। तभी अचानक से उसे बाहर से कम गाड़ी की तेज आवाज सुनाई दी, जिसे सुन वो सतर्क हो गया। उसने जल्दी से अपने आदमियों को आवाज लगाई लेकिन कोई नहीं आया। तभी उसके कानों में भारी कदमों की आवाज पड़ी। उसने मेन दरवाजा की तरह देखा तो हैरान रह गया। तुम्हें यहाँ का पता कैसे पता चला? उसने सामने से आ रही युवाना को देखते हुए हैरानी से कहा। वो खुद हैरान था क्योंकि युवाना को इस जगह का कभी पता नहीं चलेगा। वो इस गलती फहमी में था। मेरे बच्चे कहाँ हैं? राणा ठाकुर, युवाना ने गुस्से से दांत पीसते हुए उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा और अचानक से राणा ठाकुर की गर्दन कसकर पकड़ उसे जोर से दीवार से लगाकर दांत पीसते हुए अपना सवाल दोहराया। मेरे बच्चे कहाँ हैं? मुझे मेरे बच्चे दो, वरना ऐसी गंदी मौत तुम्हें दूंगी कि तुम दोबारा जन्म लेने से भी रोगे। युवाना ने राणा ठाकुर की गर्दन पर अपनी पकड़ कस ली। राणा ठाकुर ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन आज युवाना के अंदर एक मां होने की भी ताकत आ गई थी कि वो राणा ठाकुर पर भारी पड़ रही थी। वो बार बार उससे अपने बच्चों को मांग रही थी। वही यामिनी युवाना के पीछे खड़ी थी, उसके हाथ में एक चाकू था। वो जैसे ही चाकू युवाना पर मारने वाली थी कि तभी अचानक उसके हाथ को किसी ने कसकर पकड़ लिया। यामिनी ने गुस्से से सिर उठाकर देखा तो उसने दांत पीस लिए। वो अंश था। अंश ने यामिनी के हाथ से चाकू लिया और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। यामिनी अंश के एक मर्दाना जो थप्पड़ से जमीन पर गिर गई। खबरदार खबरदार, जो तुमने अपनी औकात दिखाई? तो अंश ने दांत पीसते हुए बेहिसाब गुस्से से यामिनी को देखते हुए कहा। वही युवाना ने राणा ठाकुर की गर्दन जो पकड़ रही थी,
उसने उसकी आंखों में देखते हुए अपने गले में रखी चेन को तोड़कर निकाला और उसमें बने ब्लेड से एक झटके में राणा ठाकुर की गर्दन पर वार किया। उसकी हरकत देख अंश यामिनी हैरान रह गए। राणा ठाकुर के खून की छींटें युवाना के चेहरे पर भी गिरी थी। युवाना ने उसकी गर्दन काट दी और अधमरा राणा ठाकुर जमीन पर तड़प तड़प कर मर रहा था। युवाना ने उसे तड़पते हुए देखकर सर्द आवाज में कहा, मेरे परिवार के लिए गंदी सोच रखने वालों को ऐसी मौत दूंगी मैं यामिनी की तरफ बढ़ते हुए, लेकिन तुम्हें नहीं, तुम्हें तो मैं तड़प तड़प कर मारूंगी यामिनी कहकर युवाना ने यामिनी के बालों को कसकर पकड़ और अंश से कहा, हमारे बच्चे फार्म हाउस के पीछे है कहकर युवाना यामिनी को घसीटते हुए ऊपर लेकर जाने लगी और अंश जल्दी से अपने बच्चों की तरफ भागा। वही यामिनी खुद को छुड़ाने की कोशिश करने हुए कहने लगी, छोड़ मुझे मनहूस लड़की, छोड़ मुझे, कहाँ लेकर जा रही है। वो अपने बालों को छुड़ा रही थी। वही युवाना ने यामिनी के बालों को खींचा और उसके चेहरे को देखते हुए दांत पीसकर गुस्से से कहा, तूने 2 दिनों से मुझे मेरे बच्चों से दूर रखा, तूने मेरे अंश को जीते जी मारना चाहा, तूने राजपूत खानदान को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया यामिनी, और आज मैं तुझे बर्बाद करूंगी कहकर युवाना ने यामिनी को छत पर लेकर आए और उसके बालों को कसकर पकड़कर उसे ऊंचाई से नीचे की गहराई दिखाने लगी। ऐसी ही ऊंचाई से तूने सालों पहले 2 जिंदगियां छीनी थी, एक खेल तूने अपनी सगी बहन के साथ खेला था और दूसरा मेरे अंश को अपाहिज बनाकर आज मैं तुझे बताऊंगी कि जीते जी नर्क क्या होता है कहकर युवाना यामिनी को छत से गिराने लगी। नहीं नहीं नहीं, यामिनी अड़ा से चिल्लाए। उसका अड़ा देख युवाना के होठों के कोने मुड़ गए। उसने यामिनी को देखते हुए कहा, ड्रो मत, तुम्हें नहीं गिराऊंगी, तुम्हें तो मैं पुलिस के हवाले करूंगी। युवाना की बात सुन यामिनी ने राहत की सांस ली, जिसे देख युवाना ने कर्कश आवाज में कहा, मेरी बात पर इतना यकीन। वो हल्का मुस्कुराए और उसे अचानक से यामिनी को धक्का दिया। आहह के साथ यामिनी 4 माले की ऊंचाई से नीचे एक झटके में गिरी। जैसा बोबोगे वैसा ही फल पाओगे। युवाना ने नीचे गिरी खून से लथपथ यामिनी को देखते हुए कहा। सही कहा उसने। यामिनी ने 23 साल पहले सुप्रिया जी और अंश को छत से नीचे फेंका था और आज 23 साल बाद युवाना ने उसे। यामिनी मरी तो वो एक नर्क के दर्शन करने से बच जाएगी, और अगर यामिनी गलती से भी जिंदा बची तो उसकी जिंदगी युवाना ठीक उसी तरह बनाएगी जैसे यामिनी ने अंश की व्हीलचेयर पर था तब बनाई थी। युवाना आंधी की तरह आए और उसने तूफान की तरफ एक झटके में सबको मिटा दिया। कुछ देर बाद वो फार्म हाउस आग की लपटों में था और वहां से 6 गाड़ियां एक एक कर निकल रही थी। वो युवाना के आदमी की गाड़ियां थी। वही युवाना अंश कार में बैठे हुए थे। दोनों के गोद में एक एक बच्चा था। युवाना और अंश एकटक अपने बच्चों को निहार रहे थे। वो मोटे मोटे बच्चे सो रहे थे। तभी अचानक से युवाना की गोद में पका उसका बच्चा कसमसाते हुए जागा और दहाड़े मारकर जोर जोर से रोने लगा। युवाना ने उसे हाथ में पकड़ अंश को दिखाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अंश, ये रो क्यों रहा है? क्या हुआ है इसे? युवाना ने अंश से बच्चे को दिखाते हुए सवाल किया। बचपन से ही उसे ऐसे बच्चों के बारे में पता नहीं था। युवाना का बचपन बहुत अलग रहा था। उसे बच्चे संभालना नहीं आता था। यूवी, बेबी को भूख लगी है, शायद तुम इसे ब्रेस्ट फीडिंग करवाओ, अंश ने अपनी बेटी को सीने से लगाते हुए कहा। वही कार में ड्राइवर को पार्टीशन लगाने को कहा और फिर युवाना ने अपने शर्ट के बटन खोल अपनी ब्रेस्ट को बाहर निकाल बेबी को सीने से लगाया। बेबी ने झट से युवाना के निप्पल को मुंह में भरा और तेजी से दूध पीने लगा। वही युवाना की आंखें सुकून से बंद हो गई। वो बहुत पहले ये सुकून चाहती थी। उसने अपने बेटे के मोटे मोटे गाल को सहलाते हुए प्यार से कहा, मेरा प्यारा बेटा। उसकी बात सुनकर अंश की आंखें छोटी हो गई। मेरी बेटी, अंश ने अपनी बेटी का लाड करते हुए कहा, जिसे देख युवाना को जलन हुई। तभी अचानक से अंश की लाडली जगी और रोने लगी, जिसे देख अंश ने कहा, ओ मेरी प्यारी बेटी को भूखी लगी है। अंश ने अपनी बेटी को युवाना को दिया ताकि युवाना उसे फीडिंग करवा सके। युवाना दोनों बच्चों को साथ में फीडिंग करा रही थी। उसने कहा, हमने पिछले 2 दिन मिस किए। अंश, उसने अंश को देखा। अंश ने बिना कुछ कहे युवाना को सीने से लगा लिया, क्योंकि वो जानता था कि 2 दिनों में युवाना का क्या हाल हो गया था। उसने अपने बेटे के मोटे मोटे गाल को सहलाते हुए प्यार से कहा, मेरा प्यारा बेटा। उसकी बात सुनकर अंश की आंखें छोटी हो गई। मेरी बेटी, अंश ने अपनी बेटी का लाड करते हुए कहा, जिसे देख युवाना को जलन हुई। तभी अचानक से अंश की लाडली जगी और रोने लगी, जिसे देख अंश ने कहा, ओ मेरी प्यारी बेटी को भूखी लगी है। अंश ने अपनी बेटी को युवाना को दिया ताकि युवाना उसे फीडिंग करवा सके। वही युवाना अंश कार में बैठे हुए थे। दोनों के गोद में एक एक बच्चा था। युवाना और अंश एकटक अपने बच्चों को निहार। युवाना ने उसे हाथ में पकड़ अंश को दिखाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अंश, ये रो क्यों रहा है? क्या हुआ है इसे? युवाना ने अंश से बच्चे को दिखाते हुए सवाल किया। बचपन से ही उसे ऐसे बच्चों के बारे में पता नहीं था। युवाना का बचपन बहुत अलग रहा था। उसे बच्चे संभालना नहीं आता था।
यूवी बेबी को भूख लगी है, शायद तुम इसे ब्रेस्ट फीडिंग करवाओ, अंश ने अपनी बेटी को सीने से लगाते हुए कहा। वही कार में ड्राइवर को पार्टीशन लगाने को कहा और फिर युवाना ने अपने शर्ट के बटन खोल अपनी ब्रेस्ट को बाहर निकाल बेबी को सीने से लगाया। बेबी ने झट से युवाना के निप्पल को मुंह में भरा और तेजी से दूध पीने लगा। वही युवाना की आंखें सुकून से बंद हो गई, वो बहुत पहले ये सुकून चाहती थी। उसने अपने बेटे के मोटे मोटे गाल को सहलाते हुए प्यार से कहा, मेरा प्यारा बेटा। उसकी बात सुनकर अंश की आंखें छोटी हो गई। मेरी बेटी, अंश ने अपनी बेटी का लाड करते हुए कहा। जिसे देख युवाना को जलन हुई, तभी अचानक से अंश की लाडली जगी और रोने लगी, जिसे देख अंश ने कहा, ओ मेरी प्यारी बेटी को भूखी लगी है। अंश ने अपनी बेटी को युवाना को दिया ताकि युवाना उसे फीडिंग करवा सके। युवाना दोनों बच्चों को साथ में फीडिंग करा रही थी। उसने कहा, हमने पिछले 2 दिन मिस किए। उसने अंश को देखा। अंश ने बिना कुछ कहे युवाना को सीने से लगा लिया, क्योंकि वो जानता था कि 2 दिनों में युवाना का क्या हाल हो गया था। वही युवाना अंश कार में बैठे हुए थे। दोनों के गोद में एक एक बच्चा था। युवाना और अंश एकटक अपने बच्चों को निहार रहे थे। वो मोटे मोटे बच्चे सो रहे थे। तभी अचानक से युवाना की गोद में पका उसका बच्चा कसमसाते हुए जागा और दहाड़े मारकर जोर जोर से रोने लगा। युवाना ने उसे हाथ में पकड़ अंश को दिखाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अंश, ये रो क्यों रहा है? क्या हुआ है इसे? युवाना ने अंश से बच्चे को दिखाते हुए सवाल किया। बचपन से ही उसे ऐसे बच्चों के बारे में पता नहीं था। युवाना का बचपन बहुत अलग रहा था। उसे बच्चे संभालना नहीं आता था। यूवी बेबी को भूख लगी है, शायद तुम इसे ब्रेस्ट फीडिंग करवाओ, अंश ने अपनी बेटी को सीने से लगाते हुए कहा। वही कार में ड्राइवर को पार्टीशन लगाने को कहा और फिर युवाना ने अपने शर्ट के बटन खोल अपनी ब्रेस्ट को बाहर निकाल बेबी को सीने से लगाया। बेबी ने झट से युवाना के निप्पल को मुंह में भरा और तेजी से दूध पीने लगा। वही युवाना की आंखें सुकून से बंद हो गई, वो बहुत पहले ये सुकून चाहती थी। उसने अपने बेटे के मोटे मोटे गाल को सहलाते हुए प्यार से कहा, मेरा प्यारा बेटा। उसकी बात सुनकर अंश की आंखें छोटी हो गई। मेरी बेटी, अंश ने अपनी बेटी का लाड करते हुए कहा। जिसे देख युवाना को जलन हुई, तभी अचानक से अंश की लाडली जगी और रोने लगी, जिसे देख अंश ने कहा, ओ मेरी प्यारी बेटी को भूखी लगी है। अंश ने अपनी बेटी को युवाना को दिया ताकि युवाना उसे फीडिंग करवा सके। युवाना दोनों बच्चों को साथ में फीडिंग करा रही थी। उसने कहा, हमने पिछले 2 दिन मिस किए। उसने अंश को देखा। अंश ने बिना कुछ कहे युवाना को सीने से लगा लिया, क्योंकि वो जानता था कि 2 दिनों में युवाना का क्या हाल हो गया था। वही युवाना अंश कार में बैठे हुए थे। दोनों के गोद में एक एक बच्चा था। युवाना और अंश एकटक अपने बच्चों को निहार रहे थे। वो मोटे मोटे बच्चे सो रहे थे। तभी अचानक से युवाना की गोद में पका उसका बच्चा कसमसाते हुए जागा और दहाड़े मारकर जोर जोर से रोने लगा। युवाना ने उसे हाथ में पकड़ अंश को दिखाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अंश, ये रो क्यों रहा है? क्या हुआ है इसे? युवाना ने अंश से बच्चे को दिखाते हुए सवाल किया। बचपन से ही उसे ऐसे बच्चों के बारे में पता नहीं था। युवाना का बचपन बहुत अलग रहा था। उसे बच्चे संभालना नहीं आता था। यूवी बेबी को भूख लगी है, शायद तुम इसे ब्रेस्ट फीडिंग करवाओ, अंश ने अपनी बेटी को सीने से लगाते हुए कहा। वही कार में ड्राइवर को पार्टीशन लगाने को कहा और फिर युवाना ने अपने शर्ट के बटन खोल अपनी ब्रेस्ट को बाहर निकाल बेबी को सीने से लगाया। बेबी ने झट से युवाना के निप्पल को मुंह में भरा और तेजी से दूध पीने लगा। वही युवाना की आंखें सुकून से बंद हो गई, वो बहुत पहले ये सुकून चाहती थी। उसने अपने बेटे के मोटे मोटे गाल को सहलाते हुए प्यार से कहा, मेरा प्यारा बेटा। उसकी बात सुनकर अंश की आंखें छोटी हो गई। मेरी बेटी, अंश ने अपनी बेटी का लाड करते हुए कहा। जिसे देख युवाना को जलन हुई, तभी अचानक से अंश की लाडली जगी और रोने लगी, जिसे देख अंश ने कहा, ओ मेरी प्यारी बेटी को भूखी लगी है। अंश ने अपनी बेटी को युवाना को दिया ताकि युवाना उसे फीडिंग करवा सके। युवाना दोनों बच्चों को साथ में फीडिंग करा रही थी। उसने कहा, हमने पिछले 2 दिन मिस किए। उसने अंश को देखा। अंश ने बिना कुछ कहे युवाना को सीने से लगा लिया, क्योंकि वो जानता था कि 2 दिनों में युवाना का क्या हाल हो गया था। अब आगे। सुबह का वक्त, सूर्यवंशी महल। युवाना और अंश सुकून से सो रहे थे। तभी अचानक से एक जोरदार दहाड़े मार रोने की आवाज से युवाना और अंश की नींद खुली। उन्होंने आंखें मलते हुए एक दूसरे को देखा और फिर अपने बीच में सो रहे अपने 3 बच्चों को। आरव भी वही सो रहा था, लेकिन उन 3 बच्चों में से उनका सबसे छोटा बेटा काफी चिचिड़ा था। वो जोर जोर से अपने हाथ पैर हवा में उठाकर रो रहा था। उसकी रोने की आवाज से उनकी बेटी भी उठ गई और आरव भी वो आंखें मलते हुए उठकर बैठ गया। मम्मा डैडा, बेबीज कब आ गए? आरव ने झट से खुशी से चीखते हुए अंश और युवाना को देखते हुए कहा। वही अंश जो अपने बेटे को चुप करा रहा था और युवाना अपनी बेटी को दूध पिला रही थी।
उन दोनों ने आरव को मुस्कुरा कर देखा और युवाना ने कहा, हाँ आरू बेबीज कल रात को ही आ गए थे लेकिन आप सो रहे थे। मम्मा आलू की गोदी में बेबी को दोना, आरव ने बेड पर ठीक से बैठते हुए कहा। जिसे देख अंश ने अपने बेटे को धीरे से आरव की गोद में रखा, लेकिन उसका धित बेटा ऐसे रो रहा था मानो उस पर कोई बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है। आरू बेबी, आप बेबी को बाद में गोदी में लेना, अभी बेबी को भूख लगी है तो उसे दूध पीने दो, अंश ने कहा और युवाना की गोद में अपने बेटे को दूध पीने के लिए दे दिया। युवाना को दोनों को साथ में दूध पिलाना पड़ रहा था, क्योंकि दोनों साथ में ही रोते थे इसलिए साथ में दूध पिलाना पड़ता था। वही आरव ने जब अंश की बात सुनी तो उसने अपनी तोतली आवाज में कहा, डैडा आलू को भी भूख लगी है, कहकर उसने अपने बाहर निकले छोटे से और मोटे पेट पर हाथ फिराया। जिसे देख अंश को ऊपर बहुत प्यार आ रहा था। उसने आरव को गोद में भरा और उसे प्यार करते हुए कहा, भूख तो डैडा को भी लगी है लेकिन पहले हम बाप बेटे एक अच्छा सा शावर लेंगे और फिर ब्रेकफास्ट करेंगे, कहकर अंश ने युवाना के माथे को चुमा और आरव को लेकर शावर लेने चला गया। वही युवाना ने अपने दोनों दूध पी रहे बच्चों को देखा। उसके बच्चे काफी क्यूट और मोटे मोटे से थे। उसकी बेटी तो रोते वक्त पके लाल टमाटर की तरह हो जाती है। युवाना ने दोनों के गालों को सहलाते हुए प्यार से कहा, मम्मा डैडा को माफ करना बेबी, मम्मा डैडा तब आपकी सेफ नहीं रख पाए लेकिन अब फिर कभी ऐसा नहीं होगा, कहकर युवाना ने दोनों के गालों को चुमा। तभी उसने देखा कि उसकी बेटी दूध पीते हुए ही फिर से सो गई है तो उसने उसे घेरे से खुद से अलग किया और बेड पर लेटा उसका शैतान बेटा उसे देखते हुए दूध पी रहा था। तुम शैतान बड़े होकर सिर्फ शैतानी ही करेंगे, युवाना ने हल्के से अपने बेटे के गाल पर मारते हुए प्यार से कहा। उसका बेटा दूध पीते हुए हंसने लगा, अपने पैर जोर जोर से हिलाने लगा। युवाना उसे देख मुस्कुराने लगी। कुछ देर बाद आरव और अंश शावर लेकर बाहर आए। दोनों बाप बेटे एक जैसे दिख रहे थे। दोनों ने ही अपनी कमर पर टॉवल लपेट रहा था। आरव का टॉवल बेबी टॉवल था। वो अंश की कॉपी करता था हमेशा। अंश ने आरव को बेड पर खड़ा किया और उसका टॉवल निकालने वाला था कि तभी आरव ने टॉवल को कसकर पकड़ कहा, डैडा नो आलू को शर्म आती है। उसकी बात सुन बेड पर बैठी युवाना और अंश हैरान रह गए। ये इतूसा 3 साल का बच्चा और इसे भी इतनी सी उम्र में शर्म आती है। दोनों ने आरव को घूरा। आरू बेबी, मम्मा डैडा से क्या शर्माना, और अभी तो हम दोनों ने साथ में शावर लिया ना, तो तब आपको शर्म नहीं आया? हाँ, अंश ने आरव को घूरते हुए कहा। उसकी बात सुनकर आरव ने अपना माथा पीटते हुए कहा, ओफो डैडा, आलू आपसे थोड़ी शर्मा लहा है। आलू को मम्मा के सामने शर्म आती है। अब आलू बड़ा हो गया है तो ऐसे मम्मा के सामने नहीं घूमते। आप भी तो मम्मा के सामने अपनी पीपी को छुपाते हो ना। आरव ने सीधे अंश के लोअर पार्ट को टारगेट किया, जिसे सुन अंश हैरानी और शर्म से युवाना को देखने लगा, जो खुद आरव की बात पर हैरान थी। आरू बेबी, आपके डैडा सिर्फ दिन में अपनी पीपी को छुपाते हैं वरना रात को तो सब कुछ खोल मम्मा के साथ बेड पर कुफू कराटे करते हैं, युवाना ने अंश को देखते हुए हंसते हुए आरव से कहा। वही आरव ने अंश को देखते हुए नाक सिकुड़ कर कहा, छी डैडा, आपको शर्म नहीं आती मम्मा के सामने अपनी पीपी दिखाते हुए? गंदे डैडा, आलू से कुछ छीको, आप इतने बले हो गए हो आप और फिर भी अपनी बली पीपी मम्मा को दिखाते हो, कहकर आरव ने अपना माथा पीट लिया। वही अंश मुंह खोले हैरानी से आरव की बड़ी बड़ी बातें सुन रहा था। उसने झट से आरव का टॉवल खींचा और उसके बनमा को मारते हुए कहा, छोटे शैतान, अब से तुम्हें अपने साथ नहाने के लिए अभी लेकर नहीं जाऊंगा, तुम तो मेरी इज्जत ही खराब करने लगे हुए हो। अंश ने आरव के छोटे गोरे बनमा को हल्के हाथ से मार मार कर लाल कर दिया। वही युवाना बड़ी पीपी सुन ठहाका मार हंसने लगी। यही होता है बच्चे को नासमझ समझने का अंजाम। अंश आरव के साथ अभी अभी नहाता था तो वो पूरा नन्हू पुन्हू होकर नहाता था। उसे लगता था कि आरव छोटा है और उसे क्या ही समझ आएगा, लेकिन आज आरू ने उसकी गलतफहमी दूर कर दी। डैडा, आलू को मम्मा के सामने शर्म आ रही है, आप आलू का टॉवल दे दो, आरव ने अपनी पीपी को अपने नन्हे नन्हे हाथ से छुपाते हुए कहा। वही बेड पर सो रही उनकी बेटी अपनी आंखें खोली टिमटिमाते हुए हंस मजाक कर रही थी और उसका भूखड़ बेटा सोए हुए भी दूध पी रहा था। आरू बेबी, आपकी पीपी इतनी बड़ी नहीं हुई है जो आप उसे मम्मा से छुपा रहे हो, भूलो मत, मम्मा ने भी आपकी पोटी साफ की तो मम्मा को उसके बारे में अच्छे से पता है और जब तक आप बड़े नहीं हो जाते तब तक मम्मा आपकी पीपी देखेगी, युवाना ने आंखें छोटी कर घूरते हुए आरू से कहा। उसकी बात सुनकर आरव ने अपनी पीपी छुपाते हुए कहा, पल आलू को शर्म आती है और आलू अपनी पीपी सिर्फ डैडा को दिखाएगा क्योंकि डैडा बॉय हैं और बॉय बॉय ही एक दूसरे को अपनी पीपी दिखाते हैं, आप तो गल हो ना तो आलू को पीपी नहीं दिखाए, कहकर आरव अंश की गोद में चढ़ गया और कहा, डैडा आप भी मम्मा को अपनी पीपी मत दिखाओ, ये बेड मैनर्स होता, कहकर उसने अंश के कंधे पर सिर रख दिया और युवाना को टिमटिमाते हुए देखने लगा। अगर तुम्हारी मम्मा से मैंने अपनी पीपी छुपाई तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, सूखा पड़ जाएगा मेरे यहाँ, तो अंश ने मन ही मन खुद से ही कहा।
आखिर अपनी पीपी दिखाकर और उसका सही इस्तेमाल कर ही तो उनके 2 अनमोल रत्न इस दुनिया में आए हैं। वही युवाना की भी सोच अंश से मौज खाती थी। 1 महीने बाद सूर्यवंशी होल्डिंग्स में युवाना अपने केबिन में बैठी अपना काम कर रही थी। वो प्रेगनेंसी के बाद आज सूर्यवंशी होल्डिंग्स आई थी। उसका बहुत काम पेंडिंग बना हुआ था। युवाना को इन महीनों में थोड़ा सा लॉस भी हुआ था, जिसे युवाना ने बहुत सीरियस ले लिया है क्योंकि वो बहुत सीरियस होकर अपना काम कर रही थी। वही उसके केबिन में हर तरफ सिर्फ खिलौने ही खिलौने पड़े हुए थे और नीचे एक गद्दे पर उसके 3 अनमोल रत्न में से एक आरव सुकून से थक हार कर सो रहा था और वो दोनों भरपेट दूध पीकर सो रहे थे। युवाना तीनों बच्चों को यही लेकर आती थी क्योंकि अंश भी अपने बिजनेस के सिलसिले में आउट ऑफ सिटी गया हुआ था। जिस कार बच्चों को युवाना ही संभाल रही थी, वही युवाना जिसका सारा ध्यान अपने काम पर था। तभी अचानक से उसका फोन रिंग हुआ। युवाना काम करते हुए कॉल रिसीव कर कान पर लगाया तो दूसरी तरफ से अंश ने कहा, युवी मुझे पता है कि वर्कलोड ज्यादा है, पर इसका ये मतलब नहीं कि तुम अपने सेहत को अनदेखा करोगी। अंश की आवाज सुन युवाना ने सामने देखा। अंश दरवाजा के पास खड़ा था। तुम तो कल आने वाले थे ना, युवाना ने अंश को घूरते हुए कहा। वही अंश ने अपने हाथ में रखा अपना कोट सोफे पर रखा और फोन भी सोफे पर फेंक युवाना के पास जाकर उसे झट से गोद में उठा लिया। वो क्या है ना, मुझे मेरे बच्चों की और उनकी माँ की बहुत बहुत ज्यादा याद आ रही थी, तो मैं कल के बजाय आज ही आ गया। अंश ने युवाना को सोफे की तरफ ले जाते हुए उसे देखते हुए कहा। उसने उसे सोफे पर लेटा दिया और उसके गालों को सहलाते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहा, डिलीवरी के बाद 3-4 महीनों तक तुम्हें डॉक्टर ने प्रॉपरली बेड रेस्ट करने के लिए कहा है और तुम 1 महीने बाद ही अपने काम पर आ गई। उसने युवाना के गाल पर हल्की सी चपट मारी, जिससे युवाना ने अंश को बुरी तरह से घुरा और उसकी टाई पकड़ उसे सोफे पर लेटाकर खुद उसके ऊपर बैठते हुए कहा, अंश डार्लिंग, तुम्हें नहीं लगता कि बच्चों के आने के बाद तुम में कुछ ज्यादा ही हिम्मत आ गई है? जब देखो तब मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। युवाना के थरकी हाथ अंश के सीने को सहला रहे थे, जिसे महसूस अंश ने युवाना से कहा, और तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे हाथ मेरे ऊपर अपनी मनमानी कुछ ज्यादा ही करते हैं? कहकर अंश ने झट से उन हाथों को पकड़ लिया। युवाना मुस्कुराते की हुए अंश के ऊपर झुकने लगी। वो उसके होठों को चुमना चाहती थी, लेकिन वो थोड़ा सा ही झुकी थी कि तभी अचानक से उसकी दर्द भरी आह निकल गई। अंश युवाना के चेहरे पर दर्द साफ देख सकता था। उसने युवाना को सोफे पर बैठा दिया और फिक्र करते हुए कहा, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? दर्द हो रहा है क्या? नहीं, बस वो मेरी कमर आजकल थोड़ा थोड़ा दर्द करने लगी है, लेकिन तुम उस पर ध्यान मत दो, तुम मुझ पर ध्यान दो, युवाना ने अंश के कॉलर को पकड़ते हुए कहा। जिसे देख अंश ने युवाना के हाथ को अपनी कॉलर पर से हटाया और घूरते हुए कहा, रोमांस के लिए हमेशा एक पैर पर खड़ी रहती हो तुम, लेकिन खुद का ध्यान रखने में तुम्हें पता नहीं क्या हो जाता है। कहकर अंश ने युवाना को पेट के बल लेटा दिया। जिसे देख युवाना ने अंश से एक्साइटेड होकर कहा, क्या तुम पीछे से करोगे? उसके चेहरे पर एक अलग ही लेकर की खुशी झल रही थी। वही युवाना की बात सुन अंश ने खा जाने वाली नजरों से उसे देख घूरा और कहा, कमर दबाने वाला हूं तुम्हारी समझी? सिर झटकते हुए अपने आप से पता नहीं ऐसी अश्लील ख्याल इसके दिमाग में आते कहां से हैं? कहकर अंश ने एक गहरी सांस ली और युवाना के टॉप को ऊपर किया, जिसे महसूस कर युवाना झट से खड़ी हो गई। क्या हुआ? अंश ने सवाल किया। जिसे सुन युवाना ने एक रिमोट से केबिन के दरवाजे को लॉक किया और अपना टॉप उतार कर अंश के ऊपर फेंक दिया। यूवी बच्चों है यहाँ पर, तुम ऐसे कैसे अपने कपड़े उतार सकती हो? अंश ने हैरानी से कहा, क्योंकि युवाना अपनी पेंट भी उतार रही थी। वो अंश के सामने ब्रा पैंटी में थी। जिसे देख अंश ने अपने गले को गिला किया। युवाना ने अंश के कॉलर को पकड़ उसे अपने करीब कर धीरे से कहा, बच्चे यहाँ हैं उस कमरे में, थोड़ी चलो वहां चलते हैं, तुम मेरी कमर भी दबाना और साथ में थोड़ा रोमांस भी हो जाएगा। कहकर युवाना अंश को चीखते हुए केबिन के रेस्ट रूम वाले कमरे में लेकर आए। अंश युवाना के पीछे कटी पतंग की तरह चला गया। कमरे में एक बेड और फ्रिज और वॉशरूम था। कमरा काफी यूनिक था। युवाना सेक्सी अंदाज में पेट के बल बेड पर लेट गई और अंश से कहा, अब दबाओ मेरी कमर। अंश ने युवाना को आंखें छोटी कर देखा और स्माइल करते हुए उसने एक तेल की बॉल लेकर उसे युवाना की कमर पर लगाकर वो युवाना की कमर को दबाने लगा। युवाना ने सुकून से आंखें बंद कर ली। अंश युवाना की कमर को शिद्दत से दबा रहा था। उसे पता था कि 2 बच्चों की नॉर्मल डिलीवरी के बाद युवाना का बदन दर्द कर रहा होगा, लेकिन ये लड़की उसे ये बताने से रही। धीरे धीरे अंश ने युवाना की पूरी कमर दबा दी। तभी युवाना पलटी झाली। उसने धीरे से सेक्सुअल वाइज में कहा, मेरे यहाँ भी बहुत दर्द होता है। युवाना के हाथ उसके सीने पर थे। जिसे देख अंश ने युवाना की तरफ बढ़ते हुए धीरे से कहा, पर तुम्हें वो दर्द सहना पड़ेगा क्योंकि उन्हें मैं दबा तो नहीं सकता ना, बच्चे अभी फिंडिंग करते हैं। अंश ने युवाना के होठों को चुमा। युवाना ने अंश को झट से बेड पर पटका और उसके ऊपर आकर अपनी ब्रा को निकालते हुए कहा, थोड़ा तो प्यार कर ही सकते हो ना इन्हें।